हाँ सर, एग्जाम तो खत्म हो गया सर। हाँ। चलो तब स्टार्ट करते हैं आज का क्लास हम लोग, है ना। यूनिट 3 में हम लोग का 2 चैप्टर बचा हुआ था, है ना। आज दोनों चैप्टर हम लोग देख लेंगे। हम लोग को पढ़ना है कंस्ट्रक्शन ऑफ, सॉरी, 3.3 प्री फैब्रिकेशन कंस्ट्रक्शन एंड सॉइल इन्फोर्सिंग टेक्निक्स। दो टॉपिक बच गया था इसमें, दोनों टॉपिक को आज हम लोग देखेंगे वन बाय वन करके। सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे सॉइल इन्फोर्सिंग टेक्निक्स का, ना क्या क्या इसका नेसेसिटी है। यूज ऑफ वायर मेश, जियोसिंथेटिक्स, द स्ट्रेंथिंग ऑफ एम्बैंकमेंट्स, स्लोप स्टेबलाइजेशन इन कटिंग एंड एम्बैंकमेंट्स बाय सॉइल इन्फोर्सिंग टेक्निक्स। बेसिकली इसमें हम लोग देखेंगे कि जो भी हमारा सॉइल है ना, जो भी स्टीप स्लोप है उसको स्टेबलाइज हम कैसे कर सकते हैं। स्टेबलाइज करने का मतलब कि वो उसका स्टेबिलिटी बढ़ाना, उसका स्टेबिलिटी बढ़ाने का जो भी पॉसिबल उपाय है उसका, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो इसमें सबसे बेस्ट जो ऑप्शन आता है सॉइल स्टेबलाइजेशन में, पर्टिकुलरली स्लोप स्टेबलाइजेशन में, वह सॉइल रिइंफोर्सिंग टेक्निक्स। ठीक है, जैसे लैंडस्लाइड हो रहा है तो उस केस में उसको हमको प्रिवेंट करने के लिए ये सब टेक्निक हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जियो सिंथेटिक मटेरियल्स का एक टाइप के बारे में पढ़ना है, जिसको कि हम लोग जियोनेट बोलते हैं। ठीक है, उसके बारे में पढ़ना है। उसके बाद हम लोग इसमें देखेंगे प्री फैब्रिकेटेड कंस्ट्रक्शन। प्री फैब्रिकेटेड क्या होता है, प्रीकास्ट क्या होता है, प्री फैब्रिकेशन का कौन कौन सा मेथड है, जैसे प्लांट प्री फैब्रिकेशन एंड साइट प्री फैब्रिकेशन। उससे संबंधित जो भी प्री कास्ट या फिर प्री फैब्रिकेटेड मेंबर्स होते हैं उसके बारे में देखेंगे, कौन कौन किस किस टाइप का मेंबर्स होता है, जैसे लिनियर मेंबर्स, रिजिड मेंबर्स, फ्रेम्स, रूफिंग फ्लोरिंग मेंबर्स, आरसी डूड्स, विंडोज, वॉल पैनल्स। उसके अलावा फाइनली हम लोग देखेंगे कि जो भी प्री फैब्रिकेटेड जो हमने मेंबर्स ये सब देखा, इसको ज्वाइंट कैसे करते हैं, ज्वाइंटिंग ऑफ स्ट्रक्चरल मेंबर्स, एक मेंबर से दूसरे मेंबर को ज्वाइंट कैसे करें। क्योंकि जो भी प्री फैब्रिकेशन करेंगे छोटा छोटा पार्ट में करेंगे, उसका छोटा छोटा मेंबर का प्री फैब्रिकेशन करेंगे। ऐसा हम नहीं कर सकते हैं कि एज ए होल कोई भी रूम बनाना हो, कोई भी बिल्डिंग बनाना हो, कोई भी रूम या बिल्डिंग का प्री फैब्रिकेशन नहीं होता है, उसका कंपोनेंट का प्री फैब्रिकेशन होता है। उस कंपोनेंट को लीनियर बोल सकते हैं, रिजिड फ्रेम्स बोल सकते हैं, रूफिंग मेंबर्स बोल सकते हैं, फ्लोरिंग मेंबर्स बोल सकते हैं। उसके अलावा अदर कंपोनेंट्स लाइक डोर्स, विंडोज, वॉल पैनल्स, ये सब मेंबर्स हैं। तो जब हम इन सब मेंबर्स को प्री फैब्रिकेट कर लेंगे तो उसको हम लोग ज्वाइंट कर सकते, कैसे करेंगे, क्या क्या उसका तरीका है, ये सब ब्रीफली पढ़ना है इसके बाद। तो आज के क्लास में हम लोग ये दोनों टॉपिक डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहले सॉइल इन्फोर्सिंग टेक्निक्स है, ये छोटा है इसलिए हम थोड़ा जल्दी इसको खत्म करेंगे। उसके बाद फिर फैब्रिकेटेड कंस्ट्रक्शन के बारे में। तो सबसे पहले आता है कि ये सॉइल इन्फोर्सिंग टेक्निक क्या है, इसका जरूरत क्यों पड़ता है। ठीक है, तो जैसे बात करें हिली एरिया, जहाँ पर लैंड स्लाइडिंग का चांस ज्यादा बनता हो, क्योंकि हिली हिली एरिया है, यदि वहां पे लोग रह रहे हैं तो ऑब्वियसली वहां पे क्या बिल्डिंग्स होंगे, रोड्स होंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर होंगे,
तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर, वो रोड जो भी होगा, बिल्डिंग होगा, तो कहीं ना कहीं वो स्लोप ग्राउंड पे होगा। हम लोग भले उसको थोड़ा दूर के लिए, हम लोग कन्वीनियंट के लिए फ्लैट करके रखते हैं, लेकिन एज ए होल एरिया हम लोग फ्लैट नहीं कर सकते। तो जो एरिया हमने फ्लैट नहीं किया है, जो स्लोप फॉर्म में है, जिसका कि स्लोप ज्यादा है ना, तो उसका स्लाइड होने का चांस ज्यादा बनेगा। जो भी स्लोप है, शियर फेलियर के चलते, ड्यू टू लूजिंग द शियर स्ट्रेंथ, पार्टिकुलरली इन केस ऑफ रेनी सीजन, तो क्या होता है, लैंड स्लाइडिंग का चांस ज्यादा होता है। अर्थक्वेक के केस में मान, तो लैंड स्लाइडिंग का, या फिर लैंड स्लाइडिंग नहीं तो बोल सकते हो कि ऊपर में हो सकता है कि जो भी स्लोप एरिया है, बड़ा बड़ा बोल्डर है, तो उस सबको जो है रोल करके नीचे गिरने का चांस ज्यादा होता है। इससे क्या होता है कि जो भी ट्रैफिक्स है या फिर जो भी बिल्डिंग्स है, उसको क्षति हो सकता है। तो ये सब चीज हमको देखना पड़ेगा, हम कितना सेफ है। अपने आप को सेफ करने के लिए ये सारा टेक्निक हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो देर आर मेनी सिचुएशंस वेयर शॉर्टेज ऑफ स्पेस और फील्ड calls for the construction of embankments and bunds with a very steep slope greatly in excess of the naturally stable angle, है ना। कहने का मतलब है कि हमको कभी कभी जरूरत पड़ता है, ऐसा सिचुएशन को फेस करना पड़ता है जहां पर हमको कंस्ट्रक्शन करना है कोई भी चीज का, जहां पर कि नेचुरली जो एरिया है वो उसका स्लोप बहुत ज्यादा है, स्टीप स्लोप, ठीक है। Large and small landslides and failures of natural slopes often occur in the areas where the value of environmental calls for the repair of the slope to the original geometry। कहने का मतलब ये है, large and small landslides and failures of natural slope, कि उस केस में जो भी है जहां पर लैंडस्लाइड का चांस ज्यादा होता है, जो भी नेचुरल स्लोप है उसका फेल्योर का चांस ज्यादा बनता है, तो उस केस में जो भी ओरिजिनल ज्योमेट्री है, जो भी ओरिजिनल स्लोप है, उसको रिपेयर करने का जरूरत पड़ता है फॉर द सेफ्टी पर्पज, ठीक है। लाइक ब्लास्ट प्रोटेक्शन एम्बैंकमेंट्स, वाइडनिंग ऑफ स्लोप क्रेस्ट फॉर पार्किंग एरिया। कहीं कहीं क्या जरूरत पड़ता है कि जो भी हमने स्लोप बनाया है, एम्बैंकमेंट बनाया है, तो उसका जो टॉप रीजन जो है, टॉप एरिया है, उसको हम लोग ज्यादा चौड़ा करने की कोशिश करते हैं। जब हम टॉप एरिया को ज्यादा वाइड करेंगे तो क्या होता है कि जो भी स्लोप है उस एम्बैंकमेंट का, वो ज्यादा स्टीप हो जाता है, ठीक है। तो स्टीप होने से कहीं ना कहीं उसका स्टेबिलिटी जो होता है वो घटने लगता है। उस केस में हम ये सारा टेक्निक यूज कर सकते हैं, जिसके तहत हम लोग उस स्लोप का स्टेबिलिटी इंक्रीज करवा सकते हैं, उसका स्ट्रेंथ इंक्रीज कर सकते हैं, फैक्टर ऑफ सेफ्टी बढ़ा सकते हैं। प्रिवेंशन ऑफ सॉइल फ्रॉम वॉशिंग अवे एट रिवर बैंक, नदी का जो किनारा है उसका जो भी एम्बैंकमेंट्स हैं, जो भी किनारा बैंक है, वो रनिंग वाटर के चलते उसका इरोजन होने लगता है। उससे बचाने का भी हम लोग तरीका अपनाते हैं ये वाला। उसके अलावा इन ऑल दिस केसेस सॉइल इन्फोर्समेंट टेक्निक्स प्रोवाइड्स ए सेफ, साउंड एंड इकोनॉमिकल सॉल्यूशन। इन सभी केस में सॉइल रिइंफोर्सिंग जो टेक्निक्स है वो एक सेफ, साउंड एंड इकोनॉमिकल सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। 1 मिनट। इन सब केस में हम लोग सॉइल रिइंफोर्सिंग टेक्निक्स यूज करते हैं। ये सब हमने पॉसिबल कंडीशंस के बारे में पढ़ा जहां पर कि हमको सॉइल रिइंफोर्सिंग टेक्निक्स का जरूरत पड़ता है। उस कंडीशंस में पॉसिबल प्रोबेबल सुधार के लिए, उसका स्टेबिलिटी इंक्रीज करने के लिए, सेफ्टी इंक्रीज करने के लिए जरूरत पड़ता है, ठीक है। अब हम लोग को जो पढ़ना है यहाँ पर, यूज ऑफ वायर मेश एंड जियो सिंथेटिक्स, ठीक है। पार्टिकुलरली यहाँ पे एक ही चीज का बात किया है, वायर मेश। बेसिकली ये जियो नेट होता है, लेकिन
तुम लोग को थोड़ा सा डिटेल में हम बता दें कि जो जियो सिंथेटिक मटेरियल है, ठीक है, हम लोग इसका यूज करते हैं बेसिकली सॉइल इन्फोर्सिंग टेक्निक में। मेजर कंपोनेंट्स है जियो सिंथेटिक मटेरियल। ये क्या होता है, ये एक पॉलीमेरिक मटेरियल होता है जो कि सॉइल, रॉक, अर्थ और अदर जियो टेक्निकल रिलेटेड मटेरियल में हम लोग इसका यूज करते हैं, ठीक है। तो इसको कह सकते हैं कि ये जो जियो सिंथेटिक है, ये एक सिविल इंजीनियरिंग फील्ड में एक अहम रोल निभाता है, पार्टिकुलरली इन केस ऑफ स्लोप स्टेबलाइजेशन, ठीक है। अब जियो सिंथेटिक के बारे में और बात करें तो लगभग में इसका 6 टाइप होता है ना। जियो सिंथेटिक जो होता है ये पॉलीमेरिक मटेरियल होता है और ये बेसिक 6 फॉर्म्स में आता है। पहला जो होता है वो जियो टेक्सटाइल होता है, दूसरा होता है जियो ग्रिड होता है, तीसरा होता है जियो नेट्स होता है, ठीक है, जो कि हम लोग देखेंगे यहाँ पे। उसके अलावा जियो मेम्ब्रेन होता है। जियो मेम्ब्रेन हम लोग यूज करते हैं स्टीप स्लोप बनाने में, ठीक है, स्टीप स्लोप बनाने में, उसको प्रोटेक्ट करने में भी और बनाने में। ये एक बेटर अपीयरेंस देता है, ठीक है। उसके अलावा होता है जियो कंपोजिट मटेरियल एंड जियो अदर्स मटेरियल, ठीक है। जियो के साथ जो भी है जियो कंपोजिट मटेरियल्स के साथ या जियो सिंथेटिक मटेरियल्स के साथ कुछ अलग मटेरियल हम लोग इसमें ऐड करके जियो अदर्स मटेरियल बना सकते हैं, ठीक है। तो 6 इसका फैमिली हुआ। पहला क्या हुआ, जियो टेक्सटाइल, जियो ग्रिड, जियो नेट, जियो मेम्ब्रेन, जियो कंपोजिट एंड जियो अदर्स, ठीक है। इसमें से बेसिकली हम लोग जो जियो टेक्सटाइल जो होता है उसको हम लोग यूज करते हैं रोड कंस्ट्रक्शन, ठीक है। उसके अलावा जियो जो मेम्ब्रेन्स है उसका यूज करते हैं स्लोप बनाने में। जैसे कोई स्लोप हमको हिली एरिया में बनाना है या फिर उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना है तो इसका हम लोग यूज कर सकते हैं। उसके अलावा इसका जो फंक्शंस होता है जियो सिंथेटिक मटेरियल का, वो बेसिकली 3 फंक्शन इसका होता है। पहला होता है सेपरेशन, दूसरा होता है रिइंफोर्समेंट, तीसरा होता है ड्रेनेज। सेपरेशन कहने का मतलब ये हुआ कि यदि हम हाईवे बना रहे हैं, ठीक है, तो सबग्रेड, ठीक है, जो भी हम सॉइल सबग्रेड डालते हैं, ठीक है, सबग्रेड मतलब मिट्टी होता है, अर्थ होता है, अर्थ के ऊपर क्या ग्रेवल डालते, बोल्डर डालते हैं। तो जो एक मटेरियल से दूसरे मटेरियल हम लोग अप्लाई करते हैं तो उसको मिक्स होने से बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जैसे ही अर्थ फिलिंग हो गया उसके बाद हम लोग एक लेयर जियो टेक्सटाइल का हम लोग दे देंगे। उसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे कि जो भी दूसरा मटेरियल हमको उस पर डालना होगा उसके ऊपर डालेंगे, सो दैट कि दोनों मटेरियल इंटर मिक्स नहीं हो। हम लोग दोनों मटेरियल का प्रॉपर्टीज इंडिविजुअली एज एक्सपेक्टेड हम लोग उसको यूज कर सकते हैं। ये हो गया हमारा सेपरेशन। रिइंफोर्समेंट, सेपरेशन के अलावा ये रिइंफोर्समेंट भी प्रोवाइड करता है। जैसे हम लोग कंक्रीट में रिइंफोर्समेंट देते हैं, क्योंकि कंक्रीट में जो होता है टेंसाइल स्ट्रेंथ नहीं होता है, उसी तरह सॉइल में भी टेंसाइल स्ट्रेंथ नहीं होता है, जिसके चलते बेसिकली वो शियर फेल्योर या जो भी फेल्योर होता है वो उसमें हो जाता है। तो ये एज ए रिइंफोर्समेंट काम करता है ना सॉइल में भी। तीसरा है ड्रेनेज। ये सेपरेशन, रिइंफोर्समेंट के अलावा ड्रेनेज भी को भी अलाउ करता है। जैसे मान लो कि डैम बना रहे हैं, डैम के केस में यदि हम अर्थन डैम बना रहे हैं तो उस केस में हम लोग फिल्टर भी अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो यदि हम जियो सिंथेटिक मटेरियल यूज कर रहे हैं तो उस केस में जो भी ड्रेनेज होगा, जो भी वाटर का सीपेज होगा, ये उसको डिस्टर्ब नहीं करेगा। ये इसका मेजर 3 फंक्शन होता है, सेपरेशन, रिइंफोर्समेंट और ड्रेनेज, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं वायर मेश। इसको बेसिकली जियो नेट भी बोलते हैं, जो हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं। ये भी हम लोग स्लोप जो भी है स्टीप स्लोप है इन केस ऑफ हिली एरिया, उस केस में हम लोग उसके स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए यूज करते हैं। ये क्या होता है, ये एक वायर मेश होता है विथ नॉमिनल ओपनिंग्स ऑफ 2 इंच बाई 4 इंच
is placed atop the coir netting. क्वार नेटिंग बेसिकली वो नारियल का जो वेस्ट मटेरियल होता है, छिलका जो होता है, ठीक है, उसका रस्सी भी हम लोग बनाते हैं। तो उस टाइप के मटेरियल को कलेक्ट करके हम लोग क्या करते हैं, गद्दा टाइप का, जो भी एक पतला सा गद्दा टाइप का बनाते हैं, ठीक है, जिसको क्वार नेटिंग बोलते हैं। ये क्या करते हैं, क्वार नेटिंग के ऊपर ये वायर मेश हम लोग अप्लाई कर देते हैं। क्वार नेटिंग जो हो गया वो हमारा जो भी छोटा छोटा पार्टिकल्स है उसको वॉश आउट होने से बचाएगा। जो वायर मेश है हमारा वो उसमें टेंसाइल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा। दोनों का अपना अपना फंक्शन है। क्वार नेटिंग का फंक्शन है इरोजन कंट्रोल, वायर मेश का फंक्शन है ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना, क्योंकि जो भी स्लाइडिंग होगा या जो भी स्लिपेज होगा या फिर जो भी छोटा छोटा पत्थर है, बोल्डर है, वो ऊपर से रोल करता है, उसको रोकने के लिए कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ होना चाहिए। और वो क्वार नेटिंग में स्ट्रेंथ नहीं होता है, वो सिर्फ और सिर्फ मटेरियल को वॉश आउट होने से, इरोजन होने से बचा सकता है। तो ये वायर मेश जो होता है वो क्या करता है, इसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, टेंसाइल स्ट्रेंथ। इसमें ओपनिंग होता है 2 इंच बाई 4 इंच का, ठीक है, टू हेल्प प्रिवेंट स्लोप स्लम्पिंग द वायर मेश प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट while the coir netting controls surface erosion, ठीक है। Adjoining sections of wire mesh are fastened together with 10 gauge wire, ठीक है। कहने का मतलब है कि जब दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाएगा, सबसे पहले जब भी हम इसको अप्लाई करेंगे तो क्वायर नेटिंग उस स्लोप के कांटेक्ट में रहेगा और जो वायर मेश होगा वो क्वायर नेटिंग के ऊपर में रहेगा, दोनों एक दूसरे के साथ फिक्स रहेगा, ठीक है। नेटिंग कंसिस्ट्स ऑफ ब्रेडेड क्वायर स्ट्रैंड वेव विथ 3 by 4 inch openings that yield a 63 to 70% open area। कहने का मतलब ये है कि जो भी ओपनिंग्स बनेगा नेट में उसमें करीब करीब 63 से 70% तक एरिया जो होगा वो ओपन रहेगा, मतलब जस्ट लाइक एक होल दिखेगा। इट हैज एस्टिमेटेड लाइफ स्पैन ऑफ 4 to 6 ईयर। इसका जो एस्टिमेटेड लाइफ जो होगा वो करीब करीब 4 से 6 साल होगा, ठीक है। बेनिफिट्स क्या क्या है इसका, बेनिफिट्स हुआ प्रोवाइड इमीडिएट स्लोप रीइंफोर्समेंट, ठीक है, इंक्रीजेज इनफिल्ट्रेशन रेट्स ऑन ड्राई साइड्स, प्रोवाइड्स to vegetation's establishment cover and natural recruitment। कहने का मतलब ये है कि जो भी हम लोग इसमें ओपनिंग प्रोवाइड करते हैं वो उस एरिया में वेजिटेशंस के को अलाउ करता है। वेजिटेशंस मतलब जो भी घास पेड़ पौधा है उसको ग्रो करने का स्पेस देता है, फुली इन्वायरमेंट देता है, कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं रहता है उसके चलते। तो ये इसका एक और बेनिफिट है कि जो भी वेजिटेशंस होता है, चाहे किसी भी इम्बैंकमेंट हो, कोई भी इम्बैंकमेंट हो, तो वो एक हद तक वो एक नेचुरल इरोजन कंट्रोल के तौर पे काम करता है, नेचुरल सॉइल रिइंफोर्समेंट के तौर पे भी काम करता है। तो ये जो हमारा रिइंफोर्समेंट टेक्निक है ये हमको वेजिटेशंस को भी अलाउ करता है जहां पे भी हम इसको अप्लाई करेंगे, ठीक है। लिमिटेशंस क्या है, अनसुटेबल फॉर रॉकी स्लोप्स एज इट इज डिफिकल्ट फॉर स्लोप एंकर्स टू फास्टन द मटेरियल्स इन प्लेस। कहने का मतलब ये है कि जो फुल्ली रॉकी मटेरियल है और स्टीप स्लोप है, बेसिकली वर्टिकल स्लोप है, उस केस में ये ज्यादा यूजफुल नहीं होता है, उस केस में ये ज्यादा इफेक्टिव नहीं होता है, ठीक है। यहां तक किसी को डाउट? नहीं सर, क्लियर है सर यहाँ तक। यूज ऑफ वायर मेश और जियोनेट, है ना। तो बेसिक यूज तो हमने बता दिया अभी, वही चीज को थोड़ा सा एडवांस वर्जन में है। वायर मेश और जियोनेट इज यूज्ड एज ए ड्रापेरी सिस्टम टू प्रिवेंट रॉक्स और डेब्रिस फ्रॉम फॉलिंग डाउन onto road and railway, especially in hilly areas, and help to stop any possible accidents।
कहने का मतलब कि ये जो हम लोग टेक्निक यूज करते हैं जियो नेट या फिर वायर मेश, ये हमको कोई भी पॉसिबल एक्सीडेंट्स जैसे लैंड स्लाइडिंग या फिर कोई भी बड़ा सा बोल्डर उस एरिया में फॉल डाउन होने से बचाता है। ठीक है। उसके अलावा है द मेश कंसिस्ट्स ऑफ गल्फन कोटेड ट्विस्टेड स्टील वोवेन वायर। जो भी मेश वायर मेश जो होता है वो गैल्फन, गैल्फन क्या होता है, ये होता है एक कंपोजिट मटेरियल होता है बेसिकली। ये होता है गैल्फन एल्युमिनियम और जिंक और एल्युमिनियम। जिंक और एल्युमिनियम, एल्युमिनियम जो होता है वो उसका एलवाय होता है गैल्फन। ठीक है। ये जो भी वायर मेश होता है गैल्फन कोटेड होता है सो दैट कि उसमें कोरोजन नहीं लगे, और ये ट्विस्टेड फॉर्म में होता है, ट्विस्टेड स्टील वोवेन वायर होता है जो भी वायर होता है उसमें। द स्टील वायर यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ द मेश इज हेवली गैल्वेनाइज्ड विथ गैल्फन। जो भी है वो वायर मेश वो हेवली गैल्वेनाइज्ड होता है गैल्फन के द्वारा। ठीक है, जिंक एल्यूमिनियम एलवाई के द्वारा। ड्यू टू द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डबल ट्विस्ट द स्टील वायर मेश कैन विथस्टैंड द फोर्स ऑफ फॉलिंग रॉक्स एंड विदाउट अनरेवेलिंग इन द इवेंट ऑफ वायर ब्रेकेज। इसका कहने का मतलब ये है कि ये जो भी फॉलिंग रॉक्स है उसके द्वारा जो भी फोर्स लगता है उसको विथस्टैंड कर सकता है, उसको बियर कर सकता है। उसके अलावा जो भी वायर मेश में कोई पर्सन कोई भी पोर्शन या फिर किसी भी पोर्शन का वायर कोई टूट जाए तो उससे उसके एडजेसेंट जो भी वायर्स हैं उसके स्ट्रेंथ पे ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है। जैसे होता है ना कि कोई भी नेट है कहीं एक पॉइंट पे काट दो तो बाकी सब लगता है कि ऑटोमेटिक वो स्ट्रेंथ उसका हटने लगता है, वो चौड़ा होने लगता है। इस केस में यदि कोई वायर में इसका कोई पोर्शन या कोई वायर जो है टूट जाए तो उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है उसके एडजेसेंट एरिया वाले वायर में। इन केस ऑफ हेवी रेन द साइक्लोन और स्टॉर्म देयर आर मोर चांसेस ऑफ रॉक फॉलिंग over the hill or mountainous areas. In such conditions, a wire mesh or a geonet plays an important role such that it stops the rock fall or any debris or any loose stone pieces from falling down over the road surfaces and prevents any severe accidents. ठीक है। Figure shows a wire mesh and shows joining of links of wire mesh. कहने का मतलब ये है कि ये हमको जो भी उस एरिया से रोड पास करता है उस पर कोई भी एक्सीडेंट या फिर कोई भी लूज स्टोन पीस या कोई भी डेब्रिस को गिरने से बचाता है और ओवरऑल इसका सेफ्टी इंक्रीज करता है। देखो ये जियोनेट का है, ये हमारा रोड है हिली एरिया में, ये टनल है ना, और ये पूरा हिली हमारा एरिया है। जो इसके ऊपर का जो भी हिल टॉप है ये सारा है। अब यहाँ पे हमने वायर मेश किया हुआ है जियोनेट के द्वारा, तो इस तरह से कुछ दिखेगा है ना, जस्ट लाइक नेट जो हम लोग देखते हैं उसी टाइप का होता है। सिर्फ और सिर्फ इसमें क्या करेंगे, क्वायर नेटिंग होगा। क्वायर नेटिंग जो होगा वो वायर मेश जो भी होगा उसके नीचे होगा। जरूरी भी है उसको भी सपोर्ट चाहिए, क्वायर नेटिंग को उसका अपना स्ट्रेंथ होता नहीं है। यदि इसके ऊपर हम लोग उसको प्रोवाइड करें तो क्या होगा, वो उसका खुद का इरोजन होने लगेगा। इसलिए इसको हम लोग सॉइल सरफेस और वायर नेटिंग के बीच में हम लोग प्लेस करते हैं जो भी वायर नेटिंग होता है। ठीक है। अगला है स्ट्रेंथिंग ऑफ एम्बैंकमेंट्स। जैसे कोई भी एम्बैंकमेंट हमको देना है, उसका स्ट्रेंथ बढ़ाना है। जैसे मान लो कि ये हाईवे हो, एक्सप्रेसवे हो, जहां पर हमको इसका हाइट ज्यादा रखना हो एम्बैंकमेंट का, ठीक है, तो उस केस में हम लोग इस टेक्निक का यूज कर सकते हैं। इसमें हम लोग रिइंफोर्समेंट यूज कर सकते हैं। रिइंफोर्समेंट के तौर पे जो भी हमारा जियो टेक्सटाइल मटेरियल है या फिर जियो सिंथेटिक मटेरियल है उसको यूज कर सकते हैं। इससे क्या फायदा होता है, देखो एक लेयर से जैसे हमने एक लेयर दिया उसके ऊपर हमने जियो सिंथेटिक मटेरियल या फिर
जो भी रिइंफोर्समेंट बोल लो, हमने प्रोवाइड कर दिया। तो क्या होता है, इसके ऊपर जैसे ही हम लोग दूसरा लेयर डालेंगे तो क्या होता है कि जस्ट लाइक ये बेस की तरह काम करता है। जैसे हमने फर्स्ट लेयर डाला है उसी तरह इसके ऊपर जो सेकेंड लेयर डालेंगे वो जस्ट लाइक फर्स्ट लेयर इसके ऊपर बिहेव करेगा। तो हमारा स्लोप जो है वो स्टीप स्लोप विथ हाई स्टेबिलिटी गेन हो सकता है, और जो टॉप का विड्थ है उसको हम लोग इंक्रीज करा सकते हैं। इसमें शियर फेलियर होने का चांस भी कम होगा, क्योंकि शियर फेलियर होता क्या है, कोई भी एक जो पोर्शन है वो मेन पोर्शन से कट के अलग हो जाता है, स्लाइड कर जाता है। इसमें देखो स्लाइड होने का चांस बनेगा, यहाँ से यहाँ, जैसे मान लो कोई भी कॉर्नर लो, कोई भी एज लो, जब भी फेलियर होगा वो एज या कॉर्नर पे होगा। तो यहाँ पे एज या कॉर्नर पे लोगे तो बीच में क्या आ जाता है, रिइंफोर्समेंट हमारा आ जाता है, तो वो वहां पे क्रैक डेवलप करने नहीं देगा। जब क्रैक नहीं डेवलप करेगा तो वो सॉइल फेल नहीं करेगा। इस तरह से हम लोग सॉइल में रिइंफोर्समेंट यूज करते हैं। फिगर 3.6.10 ये वाला है। So the geotextile reinforced leaves in road embankment constructed over soft soil in which geotextile layers are placed so as to increase the tensile strength which prevents the shear failure। जो बात हमने बताया वही बात इसमें लिखा हुआ है। रोड कंस्ट्रक्शन में जनरली हम लोग जियो टेक्सटाइल यूज करते हैं, जियो नेट नहीं यूज करते हैं। ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो हमने मटेरियल बताया है, 6 मटेरियल, वो सबका फंक्शन अलग है स्लाइटली, और सबका यूटिलाइजेशन अलग है। जरूरी नहीं है कि जियो नेट जो है तो वो हम लोग यहाँ भी यूज कर सकते हैं, नहीं, जियो नेट जिस पर्पस के लिए बनाया गया है उसको वही यूज करेंगे। अब यहाँ जियो नेट का यूज हम लोग रोड कंस्ट्रक्शन में नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे जब भी हम लोग करेंगे तो जियो टेक्सटाइल करेंगे या फिर जियो सेल का भी यूज कर सकते हैं। बेसिकली जियो टेक्सटाइल मटेरियल ही हम लोग को यूज होता है यहाँ पे, ठीक है। Figure 3.6.11 shows the erosion control geogrids installed on steep slopes of embankments, which prevents the washing of the soil particles from the steep slope surface। कहने का मतलब ये है कि ये इरोजन कंट्रोल में भी हमारा हेल्प करता है। यदि कोई स्टीप स्लोप्स है, एम्बैंकमेंट्स है, तो उस एम्बैंकमेंट्स का जो भी सॉइल पार्टिकल्स है उसको वॉश आउट होने से बचाने चाहते हैं हम लोग, तो हम लोग जियो ग्रिड जो है यूज कर सकते हैं। यहाँ पे देखो जियो ग्रिड है, हमने यहाँ पे क्या पढ़ा, जियो टेक्सटाइल, उससे पहले जियो नेट पढ़े हम लोग। यहाँ पे इरोजन कंट्रोल के लिए सरफेस पे कोई भी एम्बैंकमेंट हो उस केस में हम लोग जियो ग्रिड यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है स्लोप stabilization in cutting। The method in which the strength of the slope in cutting can be increased by providing the reinforcement is called the slope stabilization in cutting। कहने का मतलब है कि जो भी कटिंग में हम लोग स्लोप बनाते हैं उसका स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए जब हम लोग रिइंफोर्समेंट यूज करते हैं, ये रिइंफोर्समेंट है जो इंक्लाइंड है, दिख रहा है ना, तो इसको हम लोग बोलेंगे स्लोप स्टेबलाइजेशन इन कटिंग। यहाँ भी हम लोग जियो सिंथेटिक मटेरियल यूज कर सकते हैं। जियो सिंथेटिक मटेरियल यूज करने का एक सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि ये कोरोजन फ्री होता है, ये ड्रेनेज को अलाउ करता है, इसमें सफिशिएंट टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है, इसका लाइफ जो होता है कंपेयर टू स्टील ज्यादा होता है, इसका कॉस्ट कम होता है, कॉस्ट इफेक्टिव होता है, साथ साथ ये इजिली अवेलेबल भी है और इजिली ट्रांसपोर्टेबल भी है। मतलब इसको हम आसानी से कहीं भी ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। ये छोटा छोटा जैसे इसको वायर जैसे हम लोग लाते हैं ना कॉइल में, उस तरह से ये इसको हम लोग चटाई के तौर पे ये होता है, जस्ट लाइक ए मैट। उसको हम लोग राउंड में हम लोग उसको मोड़ सकते हैं। तो इसका ये सब बेनिफिट्स होता है जियो टेक्सटाइल, जियो सिंथेटिक मटेरियल का। इसलिए इसका यूज हम लोग जनरली स्लोप स्टेबलाइजेशन या फिर सॉइल स्टेबलाइजेशन टेक्निक में हम लोग या फिर सॉइल रिइंफोर्समेंट टेक्निक में हम लोग करते हैं। कोई डाउट बताओ।
नहीं सर, डाउट तो नहीं सर, सिर्फ मेस को मतलब कि सर ये मतलब कि बिछा देंगे सिर्फ सर, और ऊपर बस से मतलब कि वेट दे देंगे सर। वेट नहीं देना है, देखो इसको फिक्स कीजिए, जो फिगर देखो इसमें वेट कहाँ हम लोग दे रहे हैं, इसको हम लोग फिक्स इसी कर के देंगे साथ सर। फिक्स कर देंगे। हाँ, कुछ एंकरेज वगैरह सर? एंकरेज जहाँ पे नहीं, नहीं एंकरेज कुछ नहीं रहेगा, जहाँ पे मान लो देखो ये जितना स्मूथ स्ट्रक्चर दिख रहा है उतना तो होता नहीं है, तो जहाँ पे एंकरेज हम्म, की जरूरत पड़ेगा वहां हम लोग एंकरेज करेंगे इसको। देखो फिगर में तुमको और हम दिखा रहे हैं, दिख रहा है ना? हाँ दिख तो रहा है सर। ये देखो ये लेइंग ऑफ बोल्डर नेट, यहाँ पे हम लोग इसे यूज किए हैं। कुछ साल बाद यहाँ पे देखो ये वेजिटेशन को भी अलाउ करता है, यहाँ पे घास फूस हाँ सर। सब जम जाएगा, वो अंदर हो जाएगा। अच्छा अच्छा। तो वेजिटेशन जो होता है वो भी एक हिसाब से रिइंफोर्समेंट के तौर पे काम करता है। हाँ सर, जड़ वो भी वगैरह एक फैल जाएगा इसका तो वो इरोजन नहीं होने देगा। सरफेस इरोजन भी नहीं होने देगा। तो दोनों एडवांटेज है इसका, खुद से प्रोटेक्ट करता है जो भी वेजिटेशन है, उसको भी अलाउ करता है यहाँ, डबल प्रोटेक्शन। तो ये जो है ये थोड़ा लार्ज स्केल पे करेगा, मान लो कोई भी छोटा सा एक पोर्शन यहाँ से मान लो ये पोर्शन टूट के गिरने वाला है, इसको ये कंट्रोल कर लेगा। ये गिरेगा, हो सकता है यहाँ आते आते यहाँ पे फंस जाएगा बीच, यानी ये अल्टीमेटली जो भी हमारा स्ट्रक्चर्स है, चाहे रोड हाईवे हो, रोड हो या फिर बिल्डिंग स्ट्रक्चर हो, ये वहां तक नहीं आएगा। आएगा भी तो इसका स्पीड इतना कम रहेगा कि आते आते वो ग्राउंड पे जीरो वेलोसिटी उसका हो जाएगा, वेलोसिटी उसका जीरो हो जाएगा। कंप्लीटली हम नहीं, मान लो कि कोई अर्थक्वेक आता है ज्यादा स्केल का, ज्यादा मैग्नीट्यूड का, तो उस केस में इसका भी एक लिमिटेशंस होता हो। ऐसा नहीं कि एक हमने लगा दिया तो हम 100% सेफ, इसका भी एक लिमिटेशन है, उतना लिमिट तक ये आपको सेफ्टी प्रोवाइड करेगा। लेकिन नॉर्मल केस में हम सेफ हैं, वो नॉर्मल केस नहीं है, अर्थक्वेक के केस में नॉर्मल केस नहीं हुआ, एबनॉर्मल केस है, उस केस में इसका गारंटी हम लोग नहीं ले सकते हैं। लेकिन अर्थक्वेक हमेशा आता नहीं है, तो नॉर्मल केस में हमको अपना सेफ्टी ध्यान रखना होगा ना। हाँ सर। वही है। सर, तो हाँ वायर को ऊपर से नीचे जब टांगते होंगे तो कैसे, ऊपर कुछ से तो बांधना होगा ना? क्या नहीं बांधेंगे, हर जगह इसको फिक्स करेंगे, देख रहे हो ना हर जगह लेबर तो दिख रहा कैसे है इसमें। कैसे फिक्स किया जाता होगा, मतलब कुछ एंकरेज अभी नहीं बोले? इसमें क्या करेगा ना कि कोई भी जैसे फास्टेनर यूज कर लेगा। फास्टेनर हम लोग कैसे यूज करते हैं, दरवाजा लगाने के लिए, सॉकेट लगाने के लिए, वैसे भी इसमें फास्टेनर यूज कर लेंगे, इसी में तो वो तो इम्बेड कर वो देंगे। तो वो तो रॉक वाले में तो वो चल सकता है फास्टनर, लेकिन जहाँ सॉफ्ट सॉइल है वहां कैसे होगा? सॉफ्ट सॉइल के लिए हमने दिखाया अभी, इन्फोर्समेंट देखो ये तरीका है हमको देने का, ये तरीका है हमारे पास देने का, ये तरीका है देने का, तरीका बदल जाएगा ना, दिख रहा है? नहीं, इन दिनों उत्तराखंड के मतलब एनएच पे बहुत ज्यादा लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं ना, तो उसी से मतलब सोचे कि हाँ वहां तो मीडियम, कुछ सॉइल सॉफ्ट होते हैं, कुछ सॉइल मतलब रॉकी होते हैं। वो तो हिली एरिया में तुम बात कर रहे हो, हिली एरिया में बात कर रहे हो ना? यस सर, हिली एरिया में ही, लेकिन कुछ सॉइल सॉफ्ट होते हैं, लेकिन कुछ सॉइल होते हैं वो रॉकी टाइप होते हैं। तो वो उस स्थिति में इसको कैसे फिक्स करेंगे? उस स्थिति में हमको क्या करना होगा कि टॉप पे बाइंड करना पड़ेगा। जैसे ये टॉप है, इसको हम कहाँ नहीं बाइंड कर सकते हैं, इसको आधा अधूरा तो छोड़ेंगे नहीं इसमें। जब भी नहीं करेंगे सर। इसको ले जाएंगे, जब भी वायर नेटिंग है हमारा वायर में से, इसको टॉप तक ले जाएंगे, उस साइड तक ले जाएंगे। सॉफ्ट मटेरियल है, सॉफ्ट सॉइल है, तो ये जरूरी नहीं कि ये जैसे मान लो हिली एरिया है, हिली एरिया में तुम ये सेल्फ कॉम्पैक्शन भी इसमें होता है। कहीं भी इतना बड़ा स्ट्रक्चर हो तो तुम इसमें सॉफ्ट सॉइल नहीं कर सकते, इंटरमीडिएट में सॉफ्ट सॉइल होगा, यहाँ पे कभी भी सॉफ्ट सॉइल नहीं हो सकता है। हो सकता है नहीं, वो तो कॉम्पैक्शन के चलते हार्ड हो ही जाता होगा, लेकिन जब पानी पड़ता है सर तो कुछ सारा जो मलबा नीचे गिरता है लैंडस्लाइड से, तो उसको तो हाँ, देखकर लगता है कि हाँ बीच में तो कुछ जरूर सॉफ्ट रहता होगा, तभी तो वो लैंडस्लाइड के थ्रू गिरा रोड पे। नहीं शेयर फेल्योर होता है, सॉफ्ट नहीं, देखो सॉफ्ट सॉइल नहीं, वहाँ स्ट्रेंथ लूज करता है, चाहे वो वाटर के चलते होता है। वाटर के चलते वहां हो सकता है कि अपना शेयर स्ट्रेंथ लूज किया और वहां से वो ब्रेक कर गया और स्लाइड कर गया।
समझ रहे हो बात को? हाँ समझ ये रहे सर, रन ऑफ के कारण ये होता है स्लाइडिंग से। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो ये जो हम लोग का एक्वायर नेटिंग जो दे रहे हैं, ये सरफेस इरोजन को ही रोकने के लिए तो दे रहे हैं। ये जो सरफेस रन ऑफ जो होता है, वो देखते हो धीरे धीरे करते करते कितना वो वहां पे नैरो चैनल टाइप के बना लेता है, हाँ बनाता है। सर वो देख। धीरे धीरे हाँ। चैनल जो होता है वो हम्म। कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल होता है लैंड स्लाइडिंग के पीछे, धीरे धीरे बहुत साल बाद। तो ये क्वायर नेटिंग जो हम लोग देंगे, यही इसी को रोकने के लिए तो देंगे। जो भी रन ऑफ होगा वो कंसंट्रेटेड नहीं होगा, किसी एक पर्टिकुलर लाइन के थ्रू नहीं जाएगा, वो इनफॉर्मली हो जाएगा। ऊपर से तुम मान लो कि जैसे कोई भी स्लोप है, वहां पे तुम पुआल डाल दो, पुआल जो हम लोग जनरली यूज करते हैं धान वाला, तो क्या वहां पे इरोजन कंट्रोल होता है कि नहीं होता है? काफी मात्रा में होता है yes, सर। sir, काफी मात्रा में काफी। हो होता जाता है। तो जो हम लोग जो डालते हैं यहाँ पे क्वायर नेटिंग जो दे रहे हैं, इसीलिए तो दे रहे हैं। उसका पर्पस क्या है? ये जो वायर नेट है वो तो हमारा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है कि जो भी मान लो कि हल्का फुल्का स्लाइडिंग जो भी उसमें से हो रहा है, किसी कोई बोल्डर जो है रोल कर रहा है, ऊपर से रोल करके आ रहा है किसी भी कारण से, उसको रोकेगा, उसके लिए स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा। क्वायर नेटिंग में तो स्ट्रेंथ नहीं होगा अपना। क्वायर नहीं नेटिंग सर। इसीलिए तो प्रोवाइड हाँ। कर रहे हैं कि इसमें जो है इरोजन, जो भी सरफेस रन ऑफ के चलते इरोजन जो हो रहा है उसको ये प्रिवेंट करे। हाँ स्लो डाउन भी कर सकता है सर, जैसे उसका फ्रिक्शन भी तो काफी होता है ना सर कोऑर्डिनेटिंग का। हाँ जैसे कि सर कूलर में हम लोग बांधते हैं ना सर, हाँ कोऑर्डिनेटिंग टाइप का एक एग्जैक्टली आता है। एग्जैक्टली। उसमें भी कूलर में भी देखते हो कि ऊपर से वायर मेश लगा हुआ रहता है, जो हम लोग हाँ खस सर। उसको बोलते हैं ना, खस बोलते हाँ हैं। खांसी ऐसा नहीं बोलते कि हैं। सिर्फ खस जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ खस रहता है, उसको भी हम लोग स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं वायर मेश के थ्रू। उसमें उसका खुद का स्ट्रेंथ कुछ नहीं होता है। उस पर्पस में देखें उसको, कहने का मतलब है ये है कि जो भी वायर नेटिंग है या जो खस है, खस को तभी प्रॉपरली वर्क करेगा जब वो अपने पोजीशन पे रहे। और वो अपने स्ट्रेंथ के चलते अपना पोजीशन मेंटेन नहीं कर पाएगा। खास में जैसे ही ऊपर से वाटर आएगा ना, उसका वेट बढ़ेगा, वेट बढ़ेगा तो नीचे की तरफ स्लाइड होना स्टार्ट कर देगा। जो वायर मेश हम लोग अप्लाई करते हैं वो इसको हेल्प करता है इसके पोजीशन में को मेंटेन रखने के लिए। यहाँ भी जस्ट लाइक वही है, खास यहाँ पे जो वायर नेटिंग है उसको भी अपना पोजीशन मेंटेन रखना है, तभी वो अपना काम प्रॉपरली करेगा। तो जो नेटिंग है, जो वायर नेटिंग हम लोग दे रहे हैं, वायर का वायर मेश जो है, वो दोनों पर्पस सोल्व करता है। ये पर्पस ये भी सोल्व करता है कि जो भी वायर नेटिंग है वो भी अपना पोजीशन पे रहे, उसके अलावा जो भी स्लाइडिंग हो रहा है, जो भी रोलिंग हो रहा है, उसको भी ये प्रिवेंट करे। तो उसके अलावा इसमें बड़ा बड़ा लार्ज साइज का होल होता है। नेट है तो ऑब्वियसली होल होगा। जो बड़ा बड़ा साइज का जो उसमें ओपनिंग्स होता है, उसके थ्रू वेजिटेशंस के को ग्रो करने के लिए भी हमको मौका मिलता है। एक पार नेटिंग को मतलब पार करके भी अपना वो वेजिटेशन आगे ऊपर निकल सकता है एनवायरमेंट। बोलो। अब समझ गए सर। फिटकिरी से थोड़ा सा गलाल कर लिया इसलिए वो मुंह बांध रहा है, दांत तो हल्का दर्द करता है। ठीक है, इसमें और किसी कुछ डाउट है? बोलो। नो सर। ठीक है, अगला टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं, प्री फैब्रिकेटेड कंस्ट्रक्शन। मटेरियल तो अपलोड कर चुके हैं, जानकारी तो होगा तुम लोग को, शायद हाँ सर। इन्फॉर्म करना भूल गए थे। लड़की लोग को नहीं बोल रहे हैं, पता है तुम लोग को? नो सर नहीं। नहीं पता है, चलो कोई बात नहीं। इससे पहले कोई हेलो? प्रीकास्ट और पोस्ट टेंस से तो सुने हैं सर।
नहीं, प्री फैब्रिकेशन क्या होता है? प्री फैब्रिकेशन इन कंस्ट्रक्शन, पर्टिकुलरली इन सिविल इंजीनियरिंग फील्ड। बताएं तो आप ही थे सर कि अलग से बनाया हुआ रहता है, उसको जाके असेंबल सिर्फ कर देते हैं, ये तो पता है सर। पार्ट्स बाय पार्ट्स बनाते हैं, जैसे दीवार ही पूरा शायद लगता है कि आप बताए थे सर कि सीमेंट का बना करके स्लैब टाइप का, एग्जैक्टली, और एग्जैक्टली। उसको जाके सेट कर देते हैं। जैसे जो भी बिल्डिंग है उसके कंपोनेंट के बारे में पहले सोच लो, क्या क्या कंपोनेंट है। बीम है, कॉलम है, वॉल पैनल है, फ्लोर्स है, डोर्स है, विंडोज है, यही सब होता है ना मेन कंपोनेंट। हाँ सर। जो भी कंपोनेंट है उसको अलग अलग देखो, सबको अलग कर दो। क्या उसको हम अलग अलग प्री फैब्रिकेट कर सकते हैं? जो प्री फैब्रिकेशन होगा वो जैसे हम लोग साइट पे बनाते हैं, जरूरी नहीं कि सेम टाइप का होगा, उसका कंस्ट्रक्शन का मेथड अलग होगा। इसलिए अलग होगा कि उसको हम लोग प्री कास्ट कर रहे हैं। प्री कास्ट यदि कर रहे हैं तो उसको हमको ट्रांसपोर्ट भी करना है, उसको असेंबल भी करना है, उसको ज्वाइंट भी करना है। जब ये सब करना है तो उस हिसाब से हमको प्री फैब्रिकेशन करना होगा। तो प्री फैब्रिकेशन बेसिकली हम लोग इसमें वाल जो भी पैनल देंगे वो ब्रिक का नहीं देंगे। यदि हम लोग ब्रिक का प्री फैब्रिकेशन करते हैं तो क्या होगा कि ट्रांसपोर्टेशन के समय, असेंबलिंग के समय, डिसमेंटलिंग के समय वो ब्रेक कर सकता है। तो जो भी इसमें पैनल, जो भी इसका कंपोनेंट्स जो है उसको प्री फैब्रिकेट करेंगे तो वो सफिशिएंट स्ट्रेंथ का होना चाहिए, वो ऑलरेडी रिइंफोर्स्ड होना चाहिए, है कि नहीं? हाँ सर। यहाँ पे जो भी हम लोग वॉल पैनल भी बनाएंगे या पढ़ेंगे जिसके बारे में, वो सारा रिइंफोर्स्ड वॉल पैनल होगा, जिसमें कि ऑलरेडी हम लोग इसमें रिइंफोर्समेंट यूज किए हुए रहे। हो सकता है इसका थिकनेस कम हो, उसी स्ट्रेंथ के लिए जो हम लोग मैनुअली ट्रेडिशनली कंस्ट्रक्ट करते हैं उसी स्ट्रेंथ का यदि हम लोग प्री फैब्रिकेटेड मेंबर बनाते हैं तो उसका हमको वेट कम हो जाएगा, उसका थिकनेस कम हो सकता है ना। मजबूरी भी है कम करना, इसलिए कि यदि हम सेम थिकनेस रखें उसी स्ट्रेंथ के लिए तो उसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत ज्यादा हो जाएगा, उसको असेंबल करने में बहुत दिक्कत आएगी, बहुत हेवी इक्विपमेंट की जरूरत पड़ेगा, लेबर्स का, प्रिकॉशंस का, सेफ्टी का, मॉर्निंग सेफ्टी का, सारा चीज का हमको ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो प्री फैब्रिकेशन हम लोग देख लें। स्ट्रक्चर्स कंस्ट्रक्टेड बाय मेथड ऑफ प्री फैब्रिकेशन प्रीकास्ट आर कॉल्ड प्री फैब्रिकेशन। कहने का मतलब है कि जो भी कंपोनेंट किसी भी स्ट्रक्चर का, किसी भी बिल्डिंग या जो भी है उसका प्रीकास्ट करना, प्री फैब्रिकेशन करना ही प्री फैब्रिकेशन या फिर प्री फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर कहलाता है। Prefabricated structures are structures that are built in pieces at the factory and assembled on the construction site. Prefabricated का मतलब क्या हुआ कि जो कि उसके कंपोनेंट्स को हम लोग फैक्ट्री में बनाते हैं और उसको कंस्ट्रक्शन साइट पे, जहां पे हमको उस स्ट्रक्चर को बनाना है, वहां पे जाकर के असेंबल कर देते हैं। The method in which various components of the construction structure such as linear members, rigid frames, roofs, floor members are cast in the factory, then moved to the location where they are assembled in is called prefabricated structure. वही चीज है कि इसका जो भी कंपोनेंट है, जैसे लिनियर मेंबर्स हो गया, रिजिड फ्रेम्स हो गया, रूफ हो गया, फ्लोर हो गया, डोर हो गया, विंडो हो गया, ये सारे को फैक्ट्री में हमने बनाया और उसको ट्रांसपोर्ट किया कहां पर, साइट पर, और वहां जाके असेंबल कर दिया। समटाइम्स द कंपोनेंट्स आर कास्ट ऑन द साइट इटसेल्फ एंड असेंबल। कभी कभी क्या होता है कि जो भी कंपोनेंट्स है उसको हम लोग साइट पे भी प्रीकास्ट करते हैं, कास्टिंग करते हैं, प्री फैब्रिकेट करते हैं। ठीक है, तो इसको इसीलिए हम लोग जो प्री फैब्रिकेशन का मेथड है, दो मेथड पढ़ते हैं, प्लांट प्री फैब्रिकेशन और साइट प्री फैब्रिकेशन। कहने का मतलब जो कंपोनेंट हम लोग प्लांट में करेंगे
फैक्ट्री में करेंगे उसको क्या बोलेंगे, प्लांट प्री फैब्रिकेशन या फिर प्लांट प्री कंस्ट्रक्शन। जो हम लोग साइट पर ही कंस्ट्रक्शन करेंगे किसी भी कंपोनेंट का, तो साइट प्री कंस्ट्रक्शन या फिर साइट प्री फैब्रिकेशन को। ठीक है। इसका एक और बेनिफिट है कि मान लो कि कोई भी स्ट्रक्चर हमको बनाना है टेम्पोररी समय के लिए, खासकर मिलिट्री सर्विस में यूज होता है, तो हम लोग को यदि जरूरत है 1 साल या 2 साल का वहां पे तुरंत किसी भी स्ट्रक्चर को बनाने का, तो हम लोग प्री फैब्रिकेशन मेथड यूज कर सकते हैं। प्री फैब्रिकेशन मेथड से वहां पे कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, और जब हमारा पर्पस सॉल्व हो गया वहां साल भर 2 साल का, वहां से सारे मेंबर्स को डिसमेंटल करके, है ना, उसको हम लोग फिर से कहीं और दूसरे पोजीशन पे असेंबल कर सकते हैं। ठीक है। मेथड 2 टाइप है बता दिया हमने, प्लांट प्री फैब्रिकेशन और साइट प्री फैब्रिकेशन। प्लांट में क्या हुआ, द प्रोसेस इन विच वेरियस प्रीकास्ट कंक्रीट कंपोनेंट्स आर मैन्युफैक्चर्ड इन द फैक्ट्री इटसेल्फ कॉल्ड प्लांट प्री फैब्रिकेशन। जब सारे कंपोनेंट को हम लोग फैक्ट्री में बनाएंगे उस केस में हम लोग इसको प्लांट प्री फैब्रिकेशन बोलेंगे। इन प्लांट प्री फैब्रिकेशन प्रीकास्ट कंक्रीट कंपोनेंट्स आर मैन्युफैक्चर्ड अंडर द precise quality control and each precast member is inspected and tested then transported to the site। कहने का मतलब ये है कि जो भी हम लोग कंपोनेंट बनाएंगे वो प्रिसाइज क्वालिटी कंट्रोल उसमें रहेगा, बेटर क्वालिटी कंट्रोल रहेगा, है ना, बेटर इन्वायरमेंट में बनाएंगे, स्किल्ड लेबर रहेगा, बेटर मॉनिटरिंग होगा, एंड ईच प्रीकास्ट मेंबर इज इंस्पेक्टेड एंड टेस्टेड। हर एक जो भी प्रीकास्ट मेंबर है उसको इंस्पेक्ट करेंगे, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है ना, कहीं क्रैकिंग तो नहीं है ना, या फिर कोई भी कंपोनेंट में फास्टनिंग करने वाला जो भी पॉइंट है वो दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है, ये सारा हम इंस्पेक्ट कर सकते हैं बेटर वे में। उसके अलावा उसको हम टेस्ट भी कर सकते हैं कि सब चीज सही है कि नहीं है। देन ट्रांसपोर्टेड टू द साइट, उसके बाद हम लोग उसको साइट पर ट्रांसपोर्ट करते हैं। These members are operated by fast and crane equipment. The site requires heavy transport fees to carry the precast। अब ये जितना भी कंपोनेंट है वो साइज में बड़ा होगा, उसके अलावा उसका जो शेप होगा वो भी कहीं ना कहीं अनसुटेबल होगा ट्रांसपोर्ट करने के लिए, और उसके लिए कोई हेवी इक्विपमेंट का जरूरत पड़ेगा, कोई ज्यादा पावरफुल इक्विपमेंट का जरूरत पड़ेगा ट्रांसपोर्ट करने के लिए, है ना, या उसको लिफ्ट करने के लिए। बेसिकली फास्ट एंड क्रेन, ये सब जो प्रोसेस होता है हम लोग क्रेन के द्वारा ऑपरेट करते हैं। साइट प्री फैब्रिकेशन, when the process in which various precast member components are manufactured on the site is called precast site prefabrication। ठीक है। It does not require any transportation fees to carry the precast member। अब जब हम सारा कंपोनेंट्स को साइट पर ही बना रहे हैं तो उसको हमको ट्रांसपोर्टेशन करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, बट डज रिक्वायर लिफ्टिंग इक्विपमेंट टू असेंबल द प्रीकास्ट मेंबर। लेकिन हमको फिर भी वहां पर लिफ्टिंग इक्विपमेंट का जरूरत पड़ेगा, इसलिए असेंबल करने के लिए। हमने बना तो लिया, लेकिन क्या हम बाहुबली हैं कि उसको उठा करके अपने से जोड़ देंगे? नहीं, उसके लिए हमको लिफ्टिंग इक्विपमेंट का जरूरत पड़ेगा सारे कंपोनेंट्स को एक साथ ज्वाइन करने के। लेबोरेटरी टेस्टिंग फॉर वेरियस मटेरियल्स required for components and precast components cannot be performed in the site prefabrication। कहने का मतलब ये कि बेटर क्वालिटी कंट्रोल, इंस्पेक्शन या फिर टेस्टिंग, ये सब पॉसिबल नहीं है साइट पर जब हम प्री फैब्रिकेशन करते हैं, क्योंकि ये सारा इक्विपमेंट हर जगह ले जाना पॉसिबल नहीं है, इकोनॉमिकल नहीं है, है ना, या फिर वहां पे जगह का भी इशू हो सकता है कि हमारे पास उतना स्पेस नहीं हो, तो ये सब चीज यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। इसका मेन एडवांटेज वही है कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हमारा बचेगा। इसमें इसका डिसएडवांटेज ये है कि यहाँ पे इसका ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट ऐड होगा, लेकिन इसका बेनिफिट क्या है कि ये एक बेटर क्वालिटी कंट्रोल्ड मेंबर्स देगा। वेरीफाइड जो भी कंपोनेंट्स होगा वो वेरीफाइड है, टेस्टेड है, इंस्पेक्टेड है,
है ना, ये इसका बेनिफिट है। अब देखते हैं कंपोनेंट्स कौन कौन सा होता है प्री फैब्रिकेशन। जो भी कोई भी स्ट्रक्चर यदि हम बनाते हैं तो किस किस टाइप का कंपोनेंट्स का प्री फैब्रिकेशन होता है, या फिर जो भी कंपोनेंट्स है उसको कितने पार्ट में डिवाइड किया गया। सबसे पहले है लीनियर मेंबर्स। ठीक है, लीनियर मेंबर्स मतलब जनरली जो लिखा हुआ है सब उसी टाइप का मीनिंग है इसका। दिस इंक्लूड्स मेंबर्स सच एज बीम्स, लिंटेल्स, कॉलम्स, वॉल्स दैट आर फोरकास्ट फॉर प्री कंस्ट्रक्शन वर्क। लीनियर मेंबर मतलब वो जस्ट लाइक लीनियर ही होगा, उसमें कोई इंक्लाइंड मेंबर जैसे 90 डिग्री पर हो गया या फिर कोई और दूसरी कोई भुजा उसमें नहीं रहेगी, सिर्फ और सिर्फ सिंगल एलिमेंट्स रहेगा। ये हो गया जैसे बीम हो गया, कॉलम हो गया। ठीक है, दूसरा हो जाता है फ्रेम्स। फ्रेम्स जो होता है वो दो या दो से अधिक लीनियर मेंबर के मिलने से बनता है ना। दिस इंक्लूड्स आरसीसी पोर्टल फ्रेम्स। दीज rigid frames are manufactured at the factory and then transported to the required site। ठीक है, ये क्या करते हैं कि इसको भी हम लोग फैक्ट्री में बनाते हैं और साइट पर ले आते हैं। दिस इज वेरी डिफिकल्ट टू ट्रांसपोर्ट ए रिजिड फ्रेम टू द साइट बिकॉज द ओवरऑल साइज ऑफ द फ्रेम इज हाई, देयरफॉर डिजायरेबल टू कंस्ट्रक्ट ए रिजिड फ्रेम ऑन साइट। कहने का मतलब ये है कि जो रिजिड फ्रेम है इसका कंस्ट्रक्शन तो इजी है ना, डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन इसका ट्रांसपोर्टेशन डिफिकल्ट है जो भी रिजिड फ्रेम्स होते हैं, क्योंकि ये लीनियर मेंबर्स नहीं है कि कोई भी एक व्हीकल पे बहुत सारा लीनियर मेंबर्स को एक साथ हम लोग ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। जब रिजिड फ्रेम्स है तो इसका साइज थोड़ा सा बड़ा होता है, अनकन्वीनियंट होता है, बल्कि होता है, तो इस हिसाब से इसका ट्रांसपोर्टेशन थोड़ा डिफिकल्ट होता है। और इसको इसीलिए हम लोग प्रीफर करते हैं कि इसको साइट पर ही इसका मैन्युफैक्चर करें, यानी कुछ कंपोनेंट्स फैक्ट्री में, कुछ कंपोनेंट्स साइट पर। तो ये हमको इकोनॉमिकल और फास्ट कंस्ट्रक्शन को अलाउ करेगा, प्रीफर कर। ठीक है, रूफिंग एंड फ्लोरिंग मेंबर्स। रूफिंग मतलब जो छत है, छत का मेंबर भी हम लोग प्रीकास्ट यूज कर सकते हैं। फ्लोरिंग मेंबर्स जो भी फ्लोर है, रूफिंग और फ्लोरिंग में दोनों में अंतर होगा। रूफिंग का स्ट्रेंथ हमको ज्यादा रखना होगा, जैसे रूफ में हम लोग रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं उसी हिसाब से रूफिंग मटेरियल जो भी कंपोनेंट होगा इसको उसी हिसाब से डिजाइन करेंगे, प्रीकास्ट करेंगे। फ्लोरिंग मटेरियल मेंबर्स जो होगा इसको उसके हिसाब से डिजाइन करेंगे, क्योंकि फ्लोरिंग मेंबर्स का सपोर्ट यूनिफॉर्मली होता है, फुल्ली सपोर्टेड होता है, इसको इसमें रिइंफोर्समेंट का रिक्वायरमेंट कम पड़ेगा, जबकि रूफिंग मटेरियल में रिइंफोर्समेंट का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। और जो भी रिइंफोर्समेंट है कहाँ ज्यादा देना है, कहाँ कैसे देना है, इसका भी इंपॉर्टेंस इसमें ज्यादा होगा कंपेयर टू फ्लोरिंग मटेरियल। The various roofing and floor members are prefabricated in the factory, then transported to the place where they are assembled। सेम चीज है, रूफिंग एंड फ्लोरिंग में जो भी मेंबर्स होंगे उसको फैक्ट्री में हम लोग मैन्युफैक्चर करेंगे और उसको ट्रांसपोर्ट करेंगे जहां पे हमको असेंबल करना है। आरसी डोर्स एंड विंडोज, रिइंफोर्स कंक्रीट डोर्स, है ना, यहाँ भी जो हमने बनाएंगे रिइंफोर्स आरसी डोर्स होगा। एंड विंडोज आर प्रीफैब्रिकेटेड एट द फैक्ट्री एंड देन ट्रांसपोर्टेड टू द साइट फॉर इंस्टॉलेशन। उसी तरह वॉल पैनल्स इसको भी बनाएंगे और असेंबल करने के लिए साइट पे ट्रांसपोर्ट करेंगे। ठीक है, अब इसका एडवांटेज देख लेते हैं, एडवांटेज क्या क्या है। तो एडवांटेज में है पहला है मास मैन्युफैक्चरिंग ऑफ यूनिट्स। कहने का मतलब ये है कि यदि हम फैक्ट्री में इसका प्रोडक्शन करते हैं, है ना, तो लार्ज स्केल इसका प्रोडक्शन पॉसिबल है। यदि लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन पॉसिबल है तो लार्ज स्केल पे कंस्ट्रक्शन भी पॉसिबल होगा, है ना। Automation of the manufacturing process can save labor and reduce the price. Designers can use units of requirements and prepare entire for details। कहने का मतलब ये है कि इस तरह का जो हम लोग मैन्युफैक्चरिंग करेंगे ये कहीं ना कहीं हमारा प्राइस भी घटाएगा, हमारा लेबर कम जरूरत पड़ेगा। अब लेबर का जरूरत कम पड़ेगा तो हमारा कहीं ना कहीं फिर से प्राइस हमारा कम लगेगा। ठीक है,
उसके बाद है डिस्काउंट ऑन प्राइसेज एंड कंस्ट्रक्शन टाइम ऑन साइट, मच लेस वर्क टू बी accomplished on site, saving the use of formwork on the site. Precast unit would be erected in a dangerous climate. कहने का मतलब ये है कि हम साइट पर का जो भी खर्चा है उसको बहुत बहुत कुछ हद तक इससे रिमूव कर सकते हैं, खर्चा प्लस टाइम दोनों। कैसे? जो भी फॉर्मवर्क लगता है उसको बनाने में प्लस उसका जो भी इंस्टॉलेशन चार्ज है ये सब नहीं लगेगा इसमें, ठीक है। उसके अलावा ये किसी भी क्लाइमेट में हम लोग इसका कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, इससे क्लाइमेट से कोई लेन देन नहीं है, ये सब इसका बेनिफिट्स है। उसके अलावा इफेक्टिव यूज ऑफ फॉर्म वर्क, जो भी फॉर्म वर्क हम लोग यूज करते हैं उसका इफेक्टिव यूज इसलिए होगा कि जो भी हम लोग मोल्ड बना लिए, मान लो कि वॉल पैनल है या फिर कॉलम पैनल है, जो लीनियर मेंबर्स हैं, कॉलम है या फिर बीम है, एक बार जो हमने मोल्ड बना लिया उसी मोल्ड में कितना यूनिट हम लोग उसमें से कम 200-300 यूनिट उस मेंबर का निकाल सकते हैं, हमको उसको खोलने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ना ही फिर से असेंबल ना डिसमेंटल करने की जरूरत। एक बार जो फॉर्मवर्क बनाया हमने उससे हम बहुत सारा यूनिट उस पर्टिकुलर लीनियर मेंबर हो या फिर फ्रेम हो, रिजिड फ्रेम हो, हम उसका बहुत सारा यूनिट प्रोडक्ट कर सकते हैं, प्रोडक्शन कर सकते हैं उसका। तो इससे हमको क्या होता है कि इफेक्टिव यूज ऑफ फॉर्मवर्क यहाँ से हमको मिलता है। प्रीकास्ट यूनिट्स कैन बी फॉर्म्ड सो दैट दे आर सेल्फ स्ट्रिपिंग एंड इम्पोज लेबर एक्सटेंशन ऑन मोल्ड। इससे क्या होता है कि हमारा लेबर का जो भी खर्चा होता है वो हमारा बचता है, बार बार उसको हटाने लगाने का। अगला है इम्प्रूव्ड हाई क्वालिटी ऑफ यूनिट्स। जो भी हम लोग यूनिट बनाएंगे वो हाईली क्वालिटी कंट्रोल्ड रहेगा। चूंकि फैक्ट्री में बना रहे हैं तो हमारे पास सारे अलग अलग क्वालिटी चेक करने के लिए इंजीनियर होंगे, है ना। उसके अलावा जो इन्वायरमेंट होगा वो हमारे हिसाब से होगा। हम ओपन इन्वायरमेंट में कंस्ट्रक्शन नहीं करेंगे, प्रोडक्शन नहीं करेंगे, तो एक बेटर इन्वायरमेंट में हाईली क्वालिटी कंट्रोल्ड प्रोडक्शन यहाँ से होता है। प्रीफैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर यूनिट्स वुड बी केयरफुली चेक्ड आफ्टर द मैन्युफैक्चर। कहने का मतलब जो भी हम कंस्ट्रक्शन, जो भी प्री फैब्रिकेशन या जो भी प्रोडक्शन हमने किया है उसका फिर से हम चेक भी कर सकते हैं, इसका क्वालिटी, इसका स्ट्रेंथ, ठीक है। तो यहाँ से कहने का मतलब ओवरऑल कि यहाँ से बेस्ट क्वालिटी कंट्रोल प्रोडक्शन होता है। जो भी यूनिट निकलता है वो क्वालिटी का यूनिट रहता है, हर फील्ड में, हर क्षेत्र में, चाहे स्ट्रेंथ हो, चाहे अपीयरेंस हो, ठीक है, चाहे ड्यूरेबिलिटी हो, चाहे क्वालिटी का बात कर। द पार्टिकुलर शेप एंड सरफेस फिनिशेज, जो भी उसका शेप हम चाहते हैं उस शेप में वहां डाल सकते हैं। हमारे पास हर साइज का, हर शेप का जो मोल्ड है, जो भी हमारा फॉर्मवर्क है अवेलेबल है, और जो हम सरफेस फिनिश चाहते हैं उतना बेटर हम लोग सरफेस फिनिश गेन कर सकते हैं। कास्टिंग अंडर कवर मतलब सेफ्टी फ्रॉम सोरिंग और ड्राइंग विंड। कहने का मतलब ये है कि जो भी इन्वायरमेंट का इम्पैक्ट है उससे हम बचा सकते हैं, या फिर जो हमको इन्वायरमेंट चाहिए उस यूनिट का प्रोडक्शन के लिए वो हम उसको प्रोवाइड कर सकते हैं। क्योंकि ज्यादा धूप या फिर ज्यादा तेज हवा कोई भी कंस्ट्रक्शन के लिए हानिकारक होगा, तो यहाँ पे हम बेटर इन्वायरमेंट में कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। डीमाउंटेबल स्ट्रक्चर, कहने का मतलब ये है कि हम बोल्टेड कनेक्शंस कुड बी इजीली डिसमेंटल्ड एंड रिइरेक्टेड इन द अदर प्लेस। ये हमने थोड़ा देर पहले भी बताया था कि हम ये जो स्ट्रक्चर्स है इसको बोल्टेड कनेक्शंस यदि बनाते हैं, होता भी है, तो हम उसको डिसमेंटल भी कर सकते हैं। जो भी स्ट्रक्चर हमने बनाया हमको लगता है कि नहीं अब यहाँ नहीं, अब दूसरे जगह बनाना चाहिए, या फिर कोई विवादित जगह है तो हम हटा करके जहाँ पे हमारा विवादित जगह नहीं है वहां पे हम फिर से इसको जाके इरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। हाँ बोलो क्या? मॉर्निंग वाटर। अब
चूंकि सारा हमारा कंपोनेंट प्री फैब्रिकेटेड है तो उस पे रनिंग वाटर का या फिर वाटर का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। हम इसको अंडर वाटर भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ठीक है। नो और लिटिल फॉर्म वर्क इज रिक्वायर्ड, फॉल्स वर्क विल नॉट बी रिक्वायर्ड, मिनिमल disruption to visitors, the precast bridge could be constructed without false work। false work करने का मतलब ये है कि जो भी अंडर वाटर हम लोग कंस्ट्रक्शन करते हैं तो कोफर डैम ये सब जो होता है वो सब फॉल्स वर्क में आता है। मतलब उस एरिया को के वाटर को जहाँ पे हमको कंस्ट्रक्शन करना है उसके आसपास के जो भी थोड़ा सा लार्ज डायमीटर में एरिया को हमको फ्री फ्रॉम वाटर करना पड़ता है, उस रिवर के एनवायरनमेंट से अलग करना पड़ता है, सो दैट कि हम लोग कंस्ट्रक्शन अपने हिसाब से कर सकें। तो इस केस में कोई फॉल्स वर्क की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम लोग सीधे अपना काम या मिनिमल मतलब बहुत कम हम लोग इसमें मेहनत करना पड़ता है फॉल्स वर्क के लिए या जो भी है। इसके चलते जो विजिटर्स का डिस्ट्रप्शन होता है, जो भी दिक्कत आती है वो भी कम आता है इसके चलते। ये सब इसका एडवांटेज है प्री फैब्रिकेशन कंस्ट्रक्शन। कोई डाउट यहाँ तक? सर एक ये आरसी डोर विंडो सर जो हुआ ना, रिइंफोर्स कंक्रीट डोर विंडो, ये नहीं पता लगा सर कि कैसे मतलब डोर विंडो तो सर जैसे कि हम लोग का पैनल ना होता है सर वुडन। हाँ तो सर अभी सर्च किए ना तो आरसी विंडो का दिखाया, जो पहले के जमाने में बनाया जाता था ना, सीमेंट का गोल गोल करके खिड़की में हाँ जेल टाइप, जो कुछ हवा या लाइट आया बाकी मतलब नहीं है, तो उस टाइप का दिखाया, तो उसमें रिइंफोर्समेंट तो यूज नहीं किया गया होगा। पहले तो रिइंफोर्समेंट का प्रचलन उतना नहीं ना था। हाँ तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि डोर अब विंडो तो अब तो किसी भी पैनल में किसी भी शेप में हम लोग रिइंफोर्समेंट यूज कर सकते हैं। जैसे तुम लोग देखे हो नाला वाला जो बनाता है बड़ा बड़ा साइज का, हाँ सर उसमें भी हम देखे लोग हैं। रिइंफोर्समेंट यूज करते हैं, बिना रिइंफोर्समेंट के वो बनेगा नहीं। तो जो भी शेप बाजार उसका तो सर उसका तो बाजार ही समिति में बना रहा है फैक्ट्री में सर। कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाजार समिति में नहीं भी करता, हर जगह बनाता है, गया में भी बनता होगा। ये पॉसिबल है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। आवाज कट रहा है संदीप। यस यस सर, हेलो। आवाज कट रहा है तुम्हारा थोड़ा, तुम लोग को आवाज मिल रहा है उसका? नहीं नहीं आ रहा है सर, कट रहा है आवाज। ठीक है अभी, लेकिन बेसिकली समझो कि ये जो डोर विंडो हम लोग लगाएंगे ये आरसीसी का अभी प्रचलन में नहीं है, ये थोड़ा सा पुराना मेथड भी लगेगा। हम लोग क्या कर सकते, जो फ्रेमवर्क है इसका डोर और विंडो का उसको तो यूज कर सकते हैं ना। हाँ उसको तो यूज कर सकते हैं सर, चौखट वगैरह बहुत टाइप सारा में। यूज आया फ्रेम का। हाँ तो यूज कर सकते हैं। डोर और विंडो पॉसिबल नहीं है, वो ज्यादा हेवी हो जाएगा, कंक्रीट के ज्यादा कंफर्टेबल नहीं होगा, लेकिन बना सकते हैं। ये मतलब कहने का मतलब ये है कि इसका भी कंस्ट्रक्शन हम लोग इसमें दूसरा टेक्निक यूज कर सकते हैं। हो सकता है कि कंप्लीटली ये वॉल पैनल जैसा नहीं हो डोर विंडो, हो सकता है कि डोर विंडो का फ्रेम टाइप का हो पतला सा। हम भी अभी देखे नहीं है, पता नहीं, हमको भी जानकारी नहीं है, लेकिन बना सकते हैं। सोच सकते हो तुम भी कि बन सकता है, ऐसा नहीं पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल है, प्रचलन में नहीं है क्या? या हो सकता है कि हमारे यहाँ प्रचलन में नहीं हो, हमने नहीं देखा है ना। चाइना वाले सब इतना डेवलप हो गए कि कुछ भी कर देंगे। हाँ हो सकता है लाइट वेट कंक्रीट इतना लाइट वेट कर दें कि वहां पे जो सीमेंट के साथ जो है वो सैंड बहुत कम अमाउंट में ले, एग्रीगेट ना लें, बहुत हल्का बना दें। कहाँ नहीं यूज कर सकते हैं, हम लोग उतना नहीं जानते हैं, जानकारी हम लोग के पास उतना नहीं है। जितना टेक्नोलॉजी एडवांस हो गया, जितना रिसर्च हो रहा है आजकल, वो सारा जानकारी हमारे पास नहीं है। कितना टेक्नोलॉजी आगे बढ़ सकता है, हो सकता है कि उसमें जो बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं, जैसे इनर्ट इंग्रेडिएंट्स, जैसे सैंड हो गया, एग्रीगेट हो गया, इनर्ट इंग्रेडिएंट्स हो गया, ये सब, इन सब के जगह पे कोई दूसरा मटेरियल उसमें ऐड करते हैं जो बहुत लाइट हो। हो सकता है कि नहीं हो सकता है, या फिर हॉलो हो शेप में भी और स्ट्रेंथ बढ़िया हो, क्योंकि डोर और विंडो में स्ट्रेंथ ज्यादा जरूरत नहीं है, लाइट होना उससे ज्यादा जरूरी है कि हल्का हो, उसके हिसाब से हार्डनेस ज्यादा हो सकता है ऐसा, कोई ये नहीं इशू नहीं है कि नहीं हो सकता है। हमारे यहाँ प्रचलन नहीं है इसलिए हम लोग नहीं जान रहे हैं, हो सकता है कि हो,
चाइना वाइना में, इंडिया में भी हम लोग देख नहीं रहे हैं। इधर और तो बताओ। सर प्री फैब्रिकेशन का एक ही जगह तो यूज देखे हैं सर। ये कहाँ? बाउंड्री बनाया है ना सर बगल में, मतलब कि फील्ड एक बहुत बड़ा है सर, तो हाँ, बाउंड्री ही पूरा मतलब प्री फैब्रिकेटेड लगाया है सर वो। प्री फैब्रिकेटर तुम खुद देखो, जो ब्रिज बन रहा है ये यहाँ पे बना है फल्गु रिवर पे, शायद वो भी प्री फैब्रिकेटेड हमको लगता है कि होगा। अच्छा अच्छा। नहीं तो पटना का जो ओवर ब्रिज बेली रोड वाला देखे हो, बेली रोड में जो आशियाना राजा बाजार के आसपास में जो है, वो देखा है? ये जो भी ओवर ब्रिज है, छोड़ो हटाओ, हम्म। मैक्सिमम अब प्री फैब्रिकेटेड आ रहा है। प्री फैब्रिकेटेड और प्री स्ट्रेस्ड है, नहीं पोस्ट टेंशनिंग वाला आ रहा है। प्री टेंशनिंग नहीं, पोस्ट टेंशनिंग वाला आ रहा है। वो सारा प्री फैब्रिकेटेड रहता है, प्लांट प्री फैब्रिकेटेड रहता है, सिर्फ आकर के उसको ट्रांसपोर्ट करके उसको असेंबल किया जाता है। अब ढलैया होता है ब्रिज में, देखते हो? नहीं होता है। वो सारा जो भी स्पैन है उसको लाता है, वहां पर रख देता है। सिर्फ और सिर्फ फाउंडेशन वाला पोर्शन बनाना इसलिए भी जरूरी है कि वो प्री फैब्रिकेटेड नहीं हो सकता है फाउंडेशन, इसलिए कि वहां पे सॉइल का स्ट्रेंथ हमको चेक करना होगा, उसके हिसाब से उसका डेप्थ, उसका विड्थ, फुटिंग का हमको डिसाइड करना होता है। तो वो कंपोनेंट हम लोग नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये कंपोनेंट हम लोग कर सकते हैं। वो भी कंपोनेंट कर सकते हैं, सब स्ट्रक्चर वाला कंपोनेंट नहीं कर सकते हैं प्री फैब्रिकेशन। जब भी करेंगे सुपर स्ट्रक्चर का कंपोनेंट जो होगा उसी का प्री फैब्रिकेशन हो सकता है। जितना भी ओवरब्रिज हमने देखा है, जब बेली रोड के ऊपर जो ओवरब्रिज बन रहा था या अभी भी जो भी बन रहा होगा, देखना, जहां तक हमको लगता है कि मोस्ट ऑफ द ब्रिज जितना भी होगा पटना में वो प्री फैब्रिकेटेड है। पर्टिकुलरली स्पैन की बात करें, दीघा वाला हाँ जो ब्रिज सर, बना, देखे दीघा वाला हैं जो देखो ना, बड़ा वाला जो है, सर। वो भी सब प्री फैब्रिकेटेड है उसका स्पैन। अब है ज्वाइंटिंग के बारे में देखते हैं। ठीक है, बना देंगे जैसे कॉलम हमने बना दिया, बीम बना दिया, तो उसको ज्वाइंट कैसे करेंगे? क्योंकि ज्वाइंट करना इतना आसान चीज नहीं है। जब भी हम लोग ट्रेडिशनल मेथड से कोई भी कंस्ट्रक्शन करते हैं तो उसमें मोनोलिथिक जो भी बीम और कॉलम होता है वो मोनोलिथिक होता है, मतलब एक दूसरे के साथ एक ही साथ उसका हम लोग ढलैया करते हैं ना, अलग से ज्वाइंट कुछ नहीं आता है उसमें। लेकिन इस केस में जब प्री फैब्रिकेशन केस की बात करें, इसमें अलग अलग कंपोनेंट हम लोग कास्ट करते हैं, प्रीकास्ट करते हैं। तो उस केस में हम लोग ज्वाइंट किसे देंगे? ज्वाइंट कंपलसरी इसलिए है कि कंपोनेंट का हम लोग प्री फैब्रिकेशन करते हैं, एज ए होल नहीं कर रहे हैं। कोई भी जैसे बिल्डिंग है या कोई भी स्ट्रक्चर है, उसका एज ए होल एक साथ हम लोग मोनोलिथिक कंस्ट्रक्शन नहीं करते। जब भी करते हैं कंपोनेंट करते हैं। जब कंपोनेंट करते हैं, असेंबलिंग करते हैं, तो हमारा ज्वाइंट आएगा। हमको एक कंपोनेंट को दूसरे कंपोनेंट से जोड़ना होगा। तो जोड़ना इतना आसान नहीं कि फेविगम हमने लगाया और जोड़ दिया। ठीक है, इसके पीछे भी बहुत सारा मैकेनिज्म है जिसका कि जस्ट ब्रीफिंग हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले ये जाने कि कितना टाइप का ज्वाइंट होता है। तो ब्रॉडली यदि हम बात करें तो दो टाइप का होगा, बोल्टेड होगा कनेक्शंस और वेल्डेड कनेक्शन। ठीक है, बोल्टेड होगा जहां पे हम लोग ज्वाइंट जो भी एक मेंबर को दूसरे मेंबर से करेंगे वो नट बोल्ट के थ्रू करेंगे। दूसरा वेल्डेड होता है। ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ कोई भी कंस्ट्रक्शन सिर्फ और सिर्फ बोल्टेड हो या सिर्फ और सिर्फ वेल्डेड हो। ये दोनों का कॉम्बिनेशन से भी बनता है कि कहीं कहीं बोल्टेड हम लोग कहीं वेल्डेड वहां बोल्टेड यूज कर, जहां पर स्ट्रेस ट्रांसफर, लोड ट्रांसफर ज्यादा हो, उस केस में हम लोग कोशिश करते हैं कि बोल्टेड कनेक्शन यूज करें। जैसे एक कॉलम से दूसरा कॉलम, एक कॉलम से एक कॉलम को बीम से हमको कनेक्ट करना है, उस केस में हम लोग क्या करते हैं? बोल्टेड कनेक्शन यूज करते हैं। ऑन फोर्स ट्रांसफर मैकेनिज्म देयर आर वेरियस टाइप्स which are code specific, also known as AISF, AISC, prefabricated construction. Some important connections types based on force transfer are as follows. Basically ये जो connections होता है
ऑन द बेसिस ऑफ फोर्स ट्रांसफर होता है कि कहाँ किस टाइप का फोर्स है, तो उसमें हम लोग वोल्टेड दें कि वेल्डेड दें, उसके हिसाब से हम लोग डिसाइड भी करते हैं। इसलिए हमने बोला कि ये जरूरी नहीं है कि कोई भी पर्टिकुलर कंस्ट्रक्शन हो तो उसमें सिर्फ और सिर्फ वोल्टेज यूज करें। ये डिपेंड करता है कंडीशंस पे कि वहां पे जो फोर्स ट्रांसफर मैकेनिज्म है वो कैसा है, शियर है, मोमेंट है ना, या फिर वहां पे कनेक्शंस कैसा है, इस पे भी डिपेंड करेगा। तो पहला है जो फोर्स ट्रांसफर मैकेनिज्म होगा शियर कनेक्शन, वहां पे जो भी कनेक्शन होगा वो शियर फोर्स ज्यादा ट्रांसफर करेगा। ट्रांसफर शियर फोर्स फ्रॉम वन मेंबर टू अनदर मेंबर, ठीक है, उसको बोलेंगे शियर कनेक्शन। मतलब जिस ज्वाइंट पे जो ट्रांसफर होता है वो शियर फोर्स का ट्रांसफर हो एक मेंबर से दूसरे मेंबर। दूसरा है मोमेंट कनेक्शन, वहां पे जब हम इस टाइप का कनेक्शन देंगे तो वो मोमेंट को ट्रांसफर करेगा, ट्रांसफर्स मोमेंट्स फ्रॉम वन मेंबर टू अनदर, ठीक है। तीसरा है गसेट कनेक्शन, प्राइमरली ट्रांसफर एक्सियल फोर्स बट आल्सो माइनर मूवमेंट्स एंड शियर फोर्स। जो गसेट कनेक्शन है स्टील में तुम लोग पढ़े होगे, ये वही है। प्राइमरली क्या करता है, ये ट्रांसफर एक्सियल फोर्स, एक्सियल फोर्स के लिए हम लोग यूज करते हैं गसेट प्लेट, और गसेट प्लेट से जब भी होता है वो जनरली टेंसाइल या कंप्रेसिव फोर्स का ट्रांसफर होता है, बट थोड़ा सा प्रोपोर्शन में, स्मॉल प्रोपोर्शन में ये मोमेंट और शियर फोर्स का भी ट्रांसफर करता है, स्मॉल परसेंटेज। स्प्लाइस कनेक्शन, मेंबर टू मेंबर कनेक्शन इन विच कंटिन्यूटी ऑफ मेंबर इज प्रिजर्व। कहने का मतलब कि एक माने सिमिलर मेंबर जो भी है, जैसे कॉलम टू कॉलम या बीम टू बीम, उस केस में स्प्लाइस कनेक्शन हम लोग यूज करें, सो दैट कि कंटिन्यूटी ऑफ द मेंबर इज प्रिजर्व। कॉलम बेस प्लेट, ठीक है, टाइप ऑफ कनेक्शन विच ट्रांसफर्स कॉलम फोर्स टू ए स्प्रेडेड एरिया सच एज फुटिंग। मतलब कॉलम से फुटिंग का जहां पे ज्वाइंट होगा वहां पे इस टाइप का ज्वाइंट कॉलम बेस प्लेट देंगे। ये सब टाइप्स ऑफ कनेक्शंस हो गया हमारा, अलग अलग जगह के हिसाब से हम लोग इसको प्रोवाइड करेंगे। ये हम पहले एनालाइज करेंगे कि वहां पे जो ट्रांसफर लोड ट्रांसफर मैकेनिज्म है, फोर्स ट्रांसफर मैकेनिज्म, वो किस टाइप का है, शियर टाइप का है, मोमेंट है ना, एक्सियल फोर्स है, वो मेंबर कौन कौन से, सिमिलर मेंबर है, डिसिमिलर मेंबर्स है, ठीक है। ये सब जानना बहुत जरूरी होता है, तो उसके हिसाब से हम लोग डिसाइड करते हैं। अब देखते हैं द टाइप ऑफ कनेक्शन डिपेंड्स ऑन द स्ट्रक्चरल डिजाइनर। इफ ही रिलीज्ड मोमेंट्स फ्रॉम द मेन मॉडल then we only need to design shear connection, otherwise there must be moment and shear combined connections, both may be designed separately। कहने का मतलब ये है द टाइप ऑफ कनेक्शन डिपेंड्स ऑन द स्ट्रक्चरल डिजाइनर, जो भी स्ट्रक्चरल डिजाइनर है वो डिसाइड करेगा कि वहां पर किस टाइप का हमको कनेक्शन देना है। we released moments from the main model then we only need to design shear connection, ठीक है, otherwise there must be moment and shear combined connection। मतलब जहां पर सिर्फ और सिर्फ मोमेंट रिलीज करना है वहां पर हम लोग क्या मॉडल then we only need to design the shear connection, ठीक है, अदरवाइज हम लोग दोनों प्रोवाइड करेंगे, शियर और मोमेंट। अब ज्वाइंट के बारे में देख लें कि फिजिकली ज्वाइंट जो होता है वो तो हम लोग फोर्स ट्रांसफर मैकेनिज्म के बेसिस पे हमने कनेक्शन देखा। अब फिजिकल हम लोग देखते हैं, वो कनेक्शन हो गया या अब ये ज्वाइंट होगा। तो ज्वाइंट में क्या है, ज्वाइंटिंग ऑफ कॉलम टू फुटिंग, ठीक है, एक कॉलम से दूसरा फुटिंग को ज्वाइंट करना। दूसरा है ज्वाइंटिंग ऑफ कॉलम टू बीम्स, एक कॉलम से बीम को ज्वाइंट करना ऑन द टॉप ऑफ कॉलम, ये दूसरा टाइप हो गया। ज्वाइंटिंग ऑफ कॉलम टू बीम एट एन इंटरमीडिएट, ये तीसरा टाइप का कनेक्शन हो गया ज्वाइंट। ज्वाइंटिंग ऑफ बीम्स, एक बीम्स को दूसरे बीम से, फॉर्मिंग ऑफ ज्वाइंट्स ऑफ आर्क स्ट्रक्चर्स, जो भी आर्क स्ट्रक्चर्स है उसमें ज्वाइंट फॉर्मेशन करना। ज्वाइनिंग ऑफ ज्वाइंट्स ऑफ पोस्ट टेंशन मेंबर्स, जो भी पोस्ट टेंशन मेंबर्स है उसमें ज्वाइंट कैसे हम लोग दें। ज्वाइनिंग ऑफ प्री कास्ट टू मोनोलिथिक रिइंफोर्स्ड कंक्रीट स्ट्रक्चर्स, मतलब
जो भी प्री कास्ट मोनोलिथिक कंस्ट्रक्शन रिइंफोर्समेंट है उस टाइप का स्ट्रक्चर में ज्वाइंट हम लोग कैसे। अब इसमें देखो एक चीज और होता है कि ये जो प्री फैब्रिकेशन मेथड से जो हम लोग जनरली फ्लोर की बात करें या स्लैब की बात करें, जब भी हम लोग स्लैब प्रोवाइड करते हैं तो स्लैब प्रोवाइड करेंगे बीम पर। तो जब बीम पर प्रोवाइड करेंगे तो इसका भी अलग अलग मेथड होता है, लेकिन यदि हमने प्रोवाइड कराया, ठीक है, तो उसके ऊपर भी हम लोग क्या कर सकते हैं कि एक मोनोलिथिक वे में कंक्रीट का कास्टिंग कर सकते हैं ओवर द प्री कास्ट मेंबर। ठीक है, तो बहुत सारा टेक्निक्स होता है, तरीका होता है, इसमें भी हो सकता है कभी दोनों का कॉम्बिनेशन हम लोग यूज करें, प्री फैब्रिकेशन और उसके अलावा कास्ट इन सीटू, मतलब दोनों कॉम्बिनेशन रहेगा, प्री फैब्रिकेटेड मेंबर्स भी रहेगा, उसके अलावा फिनिशिंग कहीं कहीं जरूरत पड़ेगा, उसके लिए हम लोग साइड पर भी थोड़ा बहुत कंक्रीट वर्क कर सकते हैं। पहला है कॉलम टू कॉलम कनेक्शन कैसे करेंगे। देखो ये हमारा प्री फैब्रिकेटेड कॉलम है, इसका इंटरनली जो भी रिइंफोर्समेंट है वो दर्शाया गया है। ठीक है, ये दूसरा कॉलम है। जब भी हम लोग बनाएंगे असेंबली इसका, तो ये सोच के बनाएंगे कि एक कॉलम को दूसरा किस कॉलम को किस कॉलम से जोड़ना है, ये नंबरिंग भी रहेगा 1 1। जैसे मान लो कि इस कॉलम को दूसरे कॉलम से जोड़ना है 1 1, ठीक है, हो सकता है उधर 2 2 हो जाएगा, मतलब दूसरा इंड 2 है और तीसरा कॉलम का पहला इंड जो होगा वो 2 होगा। तो इसमें इस तरह का कुछ दिया हुआ रहेगा। ये सारा स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा तुम लोग को अंदर का रिइंफोर्समेंट डिटेल? हाँ दिख रहा है। ये जो है बोल्टेड कनेक्शंस है, देख रहे हो ना, यहाँ पे जो है एक रॉड जो है जिसपे की घाट बनाया हुआ है ऊपर में, और नीचे तक ये एम्बेड किया हुआ है, और जो मेन रिइंफोर्समेंट है उससे ये बाइंड किया हुआ है। ठीक है, ये सफिशिएंट स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा, डेवलपमेंट लेंथ के हिसाब से इसको डिसाइड करते हैं हम लोग, और कितना हमको स्ट्रेंथ आएगा, कितना टेंसाइल स्ट्रेंथ आएगा, उसके हिसाब से हम लोग इसका डेप्थ डिजाइन करते हैं। और दूसरे जो जिस मेंबर को जोड़ना है उस मेंबर में हम लोग जो भी बोल्ट है, नट इसको बोलते हैं ना, इसको क्या बोलते हैं, नट और बोल्ट किसको बोलते हैं, मतलब कहने का मतलब है कि एक में नट वाला सिस्टम रहेगा, दूसरे में बोल्टिंग वाला सिस्टम रहेगा। ठीक है, इस हिसाब से इसका हम लोग प्री फैब्रिकेशन करते हैं। क्या बोलता है, मेटल बियरिंग प्लेट्स एंड एम्बेडेड एंकर बोल्ट्स आर कास्ट इनटू द एंड्स ऑफ द कॉलम। अब इसमें एक मेटल बियरिंग प्लेट भी हमको देना होगा, जिसे देखो यहाँ पे दिया। ठीक है, जब भी हम लोग इसको ज्वाइंट करेंगे तो एक मेटल का बियरिंग प्लेट जनरली स्टील का होता है, उसको दे करके उसके ऊपर हम लोग जैसे वाशर देते हैं ना हम लोग जनरली कहीं भी, उसी हिसाब से यहाँ पे एक मेटल का प्लेट रहे, सो दैट कि जो भी बोल्ट उसके ऊपर हम लोग कसते हैं वो कंक्रीट में इम्बेड नहीं होता है, क्योंकि कंक्रीट का स्ट्रेंथ उतना नहीं होगा, कंसंट्रेटेड स्ट्रेंथ जहां ज्यादा होगा तो वो कंक्रीट में इम्बेड कर जाएगा। इसलिए क्या करते हैं, स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम लोग एक मेटल का बियरिंग प्लेट वहां दे देते हैं, तो उसके ऊपर बोल्ट कनेक्शन करते हैं। दूसरा फिगर देखो असेंबल किया हुआ, असेंबल के बाद इस तरह से दिखेगा। तीसरा फिगर है, अब ये असेंबल हो गया, एक दूसरे से ज्वाइंट हो गया, अब इसको ग्राउटिंग कर देंगे, जो भी स्पेस है ग्राउट कर देंगे, इसको भर देंगे, ये जस्ट लाइक एक सिंगल कॉलम जैसा दिखेगा, मोनोलिथिक टाइप का। ये तीसरा फिगर में हमको दिख रहा है, और इसको सिमिलर कलर से पेंट कर दें तो पता चलेगा कहाँ पे ज्वाइंट है, नहीं चलेगा पता। द एंटायर ज्वाइंट इज ड्राई पैक्ड विथ ग्राउट आफ्टर द अलाइनमेंट। ठीक है, वही चीज लिखा हुआ है, आफ्टर द कॉलम आर मैकेनिकली ज्वाइंट द कनेक्शंस इज ग्राउटेड टू प्रोवाइड फुल बियरिंग बिटवीन एलिमेंट्स एंड प्रोटेक्ट द मेटल कंपोनेंट्स फ्रॉम द फायर एंड कोरोजन। दूसरा है बीम टू बीम कनेक्शन। बीम्स आर सेट ऑन द बियरिंग पैड्स ऑन द कॉलम कॉर्बेल्स। ठीक है, देखो दिख रहा, ये क्या है, ये है कॉलम है ना, ये है बीम, ठीक है, ये है कॉर्बेल्स, ये जो साइड में तुमको दिख रहा है बल्जिंग टाइप का कॉलम का, कॉर्बेल्स हो गया। इस कॉर्बेल्स पे क्या करते हैं हम लोग, दोनों का कॉम्बिनेशन दिख रहा है,
ये कॉर्बेल पर ही बीम को हम लोग प्लेस करते हैं, लेकिन उसको प्लेस करने से पहले हम लोग एक बियरिंग पैड, बेसिकली वो मेटल प्लेट ही होता है, बियरिंग पैड दे करके उसके ऊपर जो भी होगा हम लोग बीम को प्लेस कर देंगे। ठीक है, बीम को प्लेस करने के बाद उसके बाद क्या करते हैं, कॉलम एक और डिजाइन किया हुआ रहता है, यहाँ पे वेल्डेड प्लेट्स होता है जो कि कास्ट इनटू द कॉलम्स होता है। जो भी मेन रेनफोर्समेंट है उसके साथ एक अलग से प्लेट वेल्ड किया हुआ रहता है। ये कॉलम के साथ भी रहेगा और बीम के साथ भी रहेगा। देखो ये कॉलम के साथ यहाँ दिख रहा है, ये दोनों साइड है, यहाँ पर ये बीम के साथ भी रहता है, ये मेन रेनफोर्समेंट के साथ अटैच रहता है। जैसे ही हम लोग बीम को प्लेस करेंगे कॉर्बेल्स पे या बियरिंग पैड्स पे, तो ये दोनों एक लाइन में आ जाएगा। एक लाइन में करने का मतलब एक दूसरे के बहुत करीब आ जाएगा। और यहाँ पे हम लोग ऊपर में इसका स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए दोनों जो प्लेट्स है उसको वेल्ड कर देते हैं। ये सारा लोड बियर करेगा, लेकिन इसका स्टेबिलिटी के लिए ऊपर से चूंकि इसमें सेपरेशन नहीं हो लोड के चलते, जो भी डिफॉर्मेशन होता है, तो हो सकता है कि ऊपर में इसमें सेपरेशन आ जाए कॉलम और बीम के बीच में, इसको हम लोग यहाँ पे वेल्ड कर देते हैं। ठीक है, इस तरह से हमारा बीम टू कॉलम डिजाइन होता है। ये प्लेट भी अब अंदर आ जाएगा, ऐसा नहीं कि बाहर में दिखेगा, ऊपर में भी दिख रहा हो ना, दिखाया हुआ इस तरह का रखा हुआ है। ऊपर में भी हम चाहें तो एक लेयर कंक्रीटिंग यहाँ पे कर सकते हैं फॉर द फिनिशिंग, फॉर द बेटर अपीयरेंस। तीसरा है स्लैब टू बीम कनेक्शन। हॉलो कोर स्लैब्स आर सेट ऑन बियरिंग पैड्स ऑन द प्रीकास्ट। इसमें भी उसी तरह करेंगे। क्या करेंगे कि इसमें अब कॉलम है, कॉलम के ऊपर बीम आ गया, बीम के ऊपर स्लैब रहेगा। तो जैसे हम लोग जो बियरिंग्स था इसके ऊपर कॉलम्स का जो कॉर्बेल्स था, कॉर्बेल्स पे बियरिंग रखे, बियरिंग्स के ऊपर हमने बीम रखा, उसी तरह यहाँ पर अब बीम के ऊपर रहेगा क्या, स्लैब रहेगा। अब बीम के ऊपर फिर से हम लोग एक बियरिंग पैड देंगे। बियरिंग पैड देने के बाद हम लोग पार्शियली जो भी मेन रिइंफोर्समेंट वाला ऊपर वाला पोर्शन उसको छोड़ करके हम लोग क्या करेंगे कि स्लैब को उसके ऊपर प्लेस कर देंगे। ठीक है, जो भी इसके बीच जो गैप बच रहा है उसमें हम लोग प्रेस कंक्रीट पोर करके और फिनिश कर सकते हैं। इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, रिइंफोर्सिंग बार्स या टाइज जो भी है उसको यूज करते हैं कहाँ, एक स्लैब को दूसरे स्लैब से रिजिडली फिक्स करने के लिए। देखो ये यहाँ पे दिख रहा है, ये रिइंफोर्सिंग बार्स जो भी है या टाइज जो भी है इसको हम लोग यूज करते हैं। यहाँ पे घाट टाइप का बनाया हुआ रहेगा, ग्रुप टाइप का। इसी ग्रुप में ये जो भी रिइंफोर्समेंट है रहेगा, पार्शियली इसमें इस स्लैब के साथ अटैच रहेगा और पार्शियली नेक्स्ट स्लैब जो बीम के उस साइड है उसके साथ उस पे रहेगा जो भी ग्रुप बनाया हुआ है। और फाइनली इसको ग्राउट कर देंगे सो दैट एक स्लैब को दूसरे स्लैब के साथ ये कंप्लीटली फिक्स रखे। उसके बाद जो भी है उसको ग्राउट कर देंगे। ठीक है, वही बोल रहा, हॉलो कोर स्लैब्स आर सेट ऑन द बियरिंग पैड्स ऑफ द प्रीकास्ट बीम्स। स्टील रिइंफोर्सिंग बार्स आर इंसर्टेड इनटू द स्लैब इवेज टू स्पैन द ज्वाइंट, जो हमने बताया वही। द ज्वाइंट इज ग्राउटेड सॉलिड, द स्लैब में रिमेन अनटॉपेड एज सोन और टॉपेड विथ सेवरल इंचेज ऑफ कास्ट इन प्लेस कंक्रीट। कहने का मतलब ये है कि हम इसको चाहे तो टॉपेड भी बना सकते हैं और अनटॉपेड भी बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए हम लोग क्या जरूरत पड़ेगा कि सेवरल इंच ऑफ कास्ट इन प्लेस कंक्रीट की जरूरत पड़ेगा, मतलब उसके ऊपर भी हमको कंक्रीटिंग की जरूरत पड़ सकती है। ठीक है, तीसरा है साइट कास्ट कंक्रीट टॉपिंग ओवर द प्रीकास्ट स्लैब। अब इसमें जैसे हमने इसको इस तरह से बनाया, उसके ऊपर भी यदि हम लोग एक लेयर कंक्रीट का और डाल दें, इसको क्या बोलेंगे, साइट कास्ट कंक्रीट टॉपिंग ओवर प्रीकास्ट स्लैब। अब इसको एक बेटर और स्मूथ फिनिश देने के लिए हम लोग उसके ऊपर भी कुछ इंच का हम लोग कंक्रीटिंग कर सकते हैं, तो वही किया हुआ। ग्रेटर फ्लोर स्ट्रेंथ एंड स्टिफनेस, अब ऑब्वियसली स्ट्रेंथ बढ़ेगा, स्टिफनेस बढ़ेगा। ग्रेटर फायर रेसिस्टेंस उसका बढ़ेगा।
ग्रेटर अकॉस्टिक आइसोलेशन जो भी होगा उसका ज्यादा बढ़ेगा, जो भी नॉइज पोल्यूशन उसको ज्यादा फिल्टर करेगा। अलाउज इजी इंटीग्रेशन इलेक्ट्रिकल सर्विस इनटू द फ्लोर सिस्टम। अब इसमें वायरिंग करना हमको ज्यादा आसान हो जाएगा। इसलिए हो जाएगा कि अब इसमें वायर डालना हमको कठिनाई नहीं होगी। वायर डालने जो भी है वायरिंग हम जिस हिसाब से चाहे कर सकते हैं, और वो अंडर द कंक्रीट रहेगा, ऑन द टॉप ऑफ द कंक्रीट या फिर सरफेस नहीं रहेगा। ये सब इसका एडवांटेज है। क्रिएट ए स्मूथर फ्लैटर फ्लोर, ज्यादा स्मूथ और फ्लैट फ्लोर हमको यहाँ से अचीव होता है। ठीक है। और इसमें कुछ कुछ पॉइंट ये है कि चूंकि जो भी स्लैब्स का मेंबर्स होता है वो छोटा छोटा कंपोनेंट में रहता है, ठीक है, और ये हो सकता है पोस्ट टेंशन मेंबर्स होता होगा, रख सकते हैं। तो ये दो प्रीकास्ट मेंबर को ज्वाइंट करने के लिए भी हमको कहीं ना कहीं कुछ मैकेनिज्म यूज करना पड़ता है। उसके लिए क्या करते हैं, एडजेसेंट प्रीकास्ट स्लैब एलिमेंट्स आर लॉक्ड टुगेदर बाय ग्राउट कीज सो दे डिफ्लेक्ट इक्वली एंड शेयर कंसंट्रेटेड लोड। कहने का मतलब ये है कि बीच में हम लोग क्या करते हैं कि ग्राउट कीज, यहाँ पे छोटा छोटा जो भी रिइंफोर्समेंट कुछ होता है उसका हम लोग यूज करते हैं, सो दैट कि एक स्लैब से दूसरे स्लैब के बीच जो है वो रिजिड जॉइंट हो जाए, सो दैट कि सारा स्लैब जो भी है का पूरा कंपोनेंट मिला करके जितना भी स्लैब का कंपोनेंट है वो एक सिंगल स्लैब की तरह बिहेव करे। जब भी डिफ्लेक्शन हो वो एज ए सिंगल स्लैब की तरह डिफ्लेक्शन हो। जब भी शियर फोर्स का ट्रांसफर हो वो यूनिफॉर्मली हो, ऐसा नहीं कि उसमें ज्वाइंट फील हो या फिर ज्वाइंट पे ज्यादा डिफ्लेक्शन हो या फिर क्रैकिंग हो। इस हिसाब से हमको ज्वाइंट पर एक की प्रोवाइड करके उसको ग्राउट करना रहता है। ये प्रीकास्ट स्ट्रैंड्स होता है ना, जो कि हम लोग पोस्ट टेंशनिंग या फिर प्री टेंशनिंग यदि हम लोग स्लैब यूज करते हैं तो उसका ये जो भी रिइंफोर्समेंट है वो उसको दर्शाता है। बोलो किसी को डाउट है यहाँ तक? है बहुत कुछ इसमें, इतना नहीं, बहुत शॉर्ट हम लोग ब्रीफली पढ़ रहे हैं। कहोगे तो इसके ऊपर हमारे पास एक मटेरियल है, दे सकते हैं, डिटेल में पढ़ना है। समझ में तो आ ही गया सर। नया समझ में नहीं, इसीलिए बहुत मेहनत इसमें किए थे, क्योंकि हमको भी समझना है, तुमको भी समझाना है। ऐसा नहीं फिगर देख के आ गया सर। हाँ, कुछ भी डालते हैं तो वो तुम्हारे लिए डिफिकल्ट समझना। कॉलम से कॉलम बताए ना सर एक, तो हाँ। वो वाला तो सर बाजार समिति में बांधते हुए हम देखे हैं सर, मतलब 10th में उस टाइम थे सर हम। स्टील स्ट्रक्चर का पूरा बनाया सर, एक गोदाम, बहुत बड़ा गोदाम बना। स्टील स्ट्रक्चर क्या कि ये स्ट्रक्चर है? नहीं, पूरा स्टील स्ट्रक्चर था सर, लेकिन प्रिंसिपल यही था सर जो बता रहे हैं ना, बीम टू कॉलम का कनेक्शन का। हाँ हाँ, एकदम डिट्टो यही किया था सर, ग्राउटिंग भी किया था सर। तो किसी को डाउट है? अब हम लोग का बेसिक थ्योरी वाला कंपोनेंट खत्म। हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं? एडवांस कंस्ट्रक्शन मटेरियल, एडवांस कंस्ट्रक्शन टेक्निक पढ़ चुके। अब जो हमारे पास बचा है एडवांस कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स, है ना, देखते हैं उसको भी। कल संडे है, सोच रहे हैं कल भी ले लें। हाँ सही रहेगा सर। भी हो, हम भी सोच रहे हैं, टेंशन है हमारे माथे पर कहीं। तो कुछ पूछना है या फिर अटेंडेंस लें?